तो मैं लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 और आज की इस वाली वीडियो में मैं सीजन 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुराने सीन को देखते हैं जब गीतो को अपने कमाल के पावर्स के बारे में पता चला था और वो एक गली में होता है जहाँ पर वो एक कर्स को एक्सरसाइज कर देता है, जिसके बाद उस कर्स स्पिरिट को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और उसे खा जाता है। और वो ये काम इसीलिए करता था ताकि वो अपने पावर को समझ पाए, ताकि वो और पावरफुल हो सके। और जब उसे पता चला कि उसके पास इतनी अच्छी पावर्स है तब उसने सोचा कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो यही करेगा अब से। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ गोजो होता है, दूसरी तरफ गेतो होता है, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर से शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही पुराने मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर भूत या कर्स एक्टिविटी होती रहती है। और फिर हमें ओटा हिमे और मे दिखाए जाते हैं और हमें यहाँ पर सभी लोग के पुराने बैच के सीन दिखाए जाते हैं। और अभी के टाइम यही लोग जुजुत्सु सोर्सरर जो कि कर्स स्पिरिट को मारते हैं और ये दोनों उसी मेंशन की तरफ जा रहे हैं। वो लोग पता लगाने जा रहे हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं तभी ओटा हिमे यहाँ पर थोड़ी सी रुक जाती है। इस मेंशन को देखे फिर मे को यहाँ पर फील हो जाता है इस मेंशन के बाहर कोई कर्स एनर्जी महसूस तो नहीं हो रही, शायद इस मेंशन के अंदर जरूर कुछ होगा। और फिर ये दोनों मेंशन के अंदर एंटर हो जाते हैं और ओटा हिमे यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही होती है और ये मेंशन बहुत ही सुनसान होता है। वो डर डर के सभी रूम को चेक करती है और फिर वो एक रूम के बेड के नीचे झांकती है और उससे यहाँ पर चूहे मिलते हैं जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे इस रूम से बाहर निकल जाती है। और तभी वो बाहर निकल कर चैन की सांस लेती है, तभी मैं उसके पीछे हाथ रख देती है जिससे कि और भी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। मैं बोलते कि चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हें एक अवार्ड मिल सकता है चिल्लाने के लिए। चलो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। और यहाँ पर जो पोटैटो चिप्स के पैकेट पड़े हुए और ये जो बाकी की चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, इनको मैं 3 बार अभी तक देख चुकी हूँ। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने यहाँ पर एक मार्क भी बना दिया था और वो समझ जाते हैं कि वो एक लूट में फंस चुके हैं और यही वो कर्स है। यहाँ पर जो भी आता होगा वो ऐसे ही फंस जाता होगा। फिर ओटामे कुछ सोचती है, वो नीचे बैठ जाती है, वहाँ पर एक डब्बे का पूरा एक गोल सर्कल बना देती है और वो एक्सप्लेन करती है कि ये लूट एक सर्कल की तरह होगा, लेकिन हम 4 बार तुम्हारी मार्क को देख चुके हैं और जब भी हम तुम्हारे मार्क की जगह पर पहुँचते हैं तो वो जगह थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये बैरियर बार बार आगे बनाया जा रहा है, जिससे थोड़ी चीजें अलग लग रही है पर ये चीजें एक लाइन में चल रही है। तो अगर हम कॉरिडोर पर स्ट्रेट अलग अलग जगह से भागेंगे तो शायद हम ये कर्स को तोड़ पाए। फिर मैं बोलती है कि अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तुम तो बहुत ही जल्दी समझ गए, मैं तुम्हें 19 पॉइंट्स देती हूँ। फिर वो दोनों ही आगे पीछे की डायरेक्शन में बहुत ही तेज भागने लगते हैं। फिर जो कि ये बैरियर है, जो कि कॉरिडोर है, तो ये कोलैप्स होने लग जाता है और फिर कुछ ही देर में ये बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो जाती है और यहाँ का कर्स भी हट जाता है और ये दोनों ही लोग आजाद हो जाते हैं। और तभी सामने से गोजो आता है, वो बोलता है क्या किसी बच्ची को हेल्प चाहिए? फिर गोजो बोलता है कि अरे ओटामे क्या ये तुम हो, क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? फिर ओटामे को गुस्सा आ जाता है, वो गोजो के ऊपर चिल्लाने लगती है और गोजो उसका बार बार मजाक उड़ाता है। और फिर साइड से मैं बोलती है कि अगर मैं रोने लग जाऊं तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? फिर गोजो बोलता है कि अरे नहीं, तू तो पावरफुल भी है, तू चालाक भी है, इसलिए तू नहीं रोने वाली। और ये सुनकर ओटा हिमे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो गोजो के ऊपर गुस्सा करने लगती है तभी उसके पीछे से बहुत बड़ा कर्स स्पिरिट बाहर आता है और वो कर्स स्पिरिट कुछ कर पाता उससे पहले गेटो का कर्स उसे खा जाता है। फिर गेटो की एंट्री होती है, वो बोलता है कि अरे गोजो, कमजोर लोगों को परेशान करना ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर गोजो बोलता है कि अरे ताकतवर लोगों को आखिरकार कौन परेशान करेगा? और तभी यहाँ पर सोको की एंट्री होती है और सोको को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, उससे गले लग जाती है और वो बोलती है कि तुम ही हो सिर्फ जो मेरा मजाक नहीं उड़ाती हो। फिर ये सभी लोग जुत्सु हाई चल जाते हैं और फिर हम यागा को देखते हैं जो कि इनसे बोलता है और वो बोलता है कि देखा जाए यार सुपरवाइजर का काम ही होता है कि लोगों को काम पर भेजना। और वो ये भी बोलता है कि कौन है वो लोग जो कि अपनी मस्ती के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं और मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन लोग है। और तभी हम देखते हैं कि गेटो और सोको गोजो की तरफ इशारा करने लगते हैं। फिर गोजो हाथ उठा करके बोलता है कि अरे चलो यार ये सब भूल जाओ। और तभी वो मास्टर बोलता है, तभी यागा उसके सर पे जोरदार घुसा मारता है और फिर वो तीनों लोग बास्केटबॉल कोच में आ जाते हैं। और फिर गोजो बोलता है कि अरे यार तुम लोग को उंगली करने की क्या जरूरत थी, मैं इतना बुरा भी थोड़ी ना हूँ। तभी गेतो बोलता है कि लोगों को बचाने के लिए, उनके दिल को साफ रखने के लिए हम जुजुत्सु सोर्सरर हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो कर्स स्पिरिट से बचे रहें और हमें कमजोरों की रक्षा करनी होगी और ताकतवरों को अपने रास्ते से हटाना होगा। और वो बोलता है कि समझ गए सातरो गोजो। गोजो बोलता है कि अरे यार तुम्हारी बात तो सही है पर ये मुझे नहीं लगता, और भी तरीके से ऐसी चीज हो सकती है। और ये सुनकर गेतो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर गोजो बोलता है क्या हुआ यार, तुम तो गुस्से से लाल पीले नीले हो रहे हो। फिर गेतो अपना कर्स को तैयार कर लेता है और वो बोलता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। फिर गोजो रिप्लाई में बोलता है कि क्यों, तुम्हें बाहर जाने में अकेले डर लग रहा है क्या, तुम खुद नहीं जा सकते? तभी ये देखकर ये सोको यहाँ से निकल लेती है और फिर तभी यहाँ पर यागा आ जाता है। तभी ये दोनों नाटक करने लगते हैं एक्सरसाइज करने की। फिर यागा बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें किसी लड़की के बारे में बताना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये लोग के लिए। और वो अगले दिन ही गोजो और गेतो को एक मिशन दे देता है कि एक लड़की ऐसी जो कि प्लाज्मा वेसल है, जो कि लॉर्ड टेंजन के लिए बहुत ही काम की है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल है और उस लड़की की लोकेशन यहाँ पर लीक हो चुकी है। तो 2 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए, तो तुम दोनों को जाना होगा और उसे बचाना होगा। यागा उन्हें बता देता है उन दोनों लोग के बारे में जो कि इसे मारने वाले हैं। और फिर गोजो और गेतो बड़े ही आराम से यहाँ से निकल लेते हैं उसे बचाने के लिए। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं, वो दोनों कॉल पर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं नीचे रहता हूँ, तू ऊपर चले जा, मैं यहाँ से देखूंगा। फिर गेतो बोलता है कि थोड़ा सा घमंड कम कर लो गोजो। और फिर गेतो बात करते हुए उस दरवाजे की तरफ पहुंच जाता है और फिर बगल वाले रूम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गेटो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर गोजो बोलता है कि अरे वहाँ पर क्या हो गया, जल्दी से उस लड़की को देखो, अगर वो लड़की मर गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और तभी गेतो खिड़की से बाहर देखता है कि वो लड़की नीचे गिर रही
होती है। फिर गेतो तुरंत ही छलांग लगाता है, अपने कर्ज से उस लड़की को बचा लेता है और फिर वो बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसने धमाका किया होता है। और फिर ये बंदा गेतो को देखकर ये समझ जाता है कि ये जूसू सॉसेरर है और फिर वो गेतो से बोलता है कि उस लड़की को नीचे छोड़ दो। फिर गेतो बोलता है कि अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जरा सा पास आकर के बोलना। और फिर यहाँ पर गोजो के ऊपर भी अटैक हो जाता है, बहुत सारे नाइफ और चाकू भी आती है, वो गोजो कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि आप सभी को ये पता ही है कि गोजो के पास इन्फिनिटी है और गोजो को इसीलिए कोई भी टच नहीं कर पाता। और फिर तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि अरे वाह, तुम तो वही फेमस सातोरू गोजो हो ना, तो चलो देखते हैं कि तुम सच में ताकतवर हो या नहीं, या फिर लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखा है। और फिर गोजो बोलता है कि अरे यार देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, जल्दी से माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं अगर लड़ाई के मूड में आ गया तो तुम नहीं बचोगे। और तभी हम अगले सीन में दो आदमी को देखते तभी उनमें से एक आदमी बोलता है और अब इन सभी चीजों की शुरुआत हो चुकी है। लॉर्ड टेंशन के पास भले सब इतनी पावर बची नहीं कि वो अब फाइट कर सके और इसका हिसाब किताब भी हम जरूर रखने वाले, तो इसमें तुम क्या बोलते हो? तो क्या इसके लिए मैं तुम्हारी फोटो ले लूं? और तभी उस बंदे को देखते जो कि और कोई नहीं तोजी होता है, जो कि मेगुमी फुशिगुरु का फादर होता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर गेटो यहाँ सभी चीजों को संभाल लेता है, यहाँ रिका भी सेफ होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रिका वही वेसल है जो तेंगिन के साथ मर्ज होने वाली है। और यहाँ पर गेटो अपने कस से क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को यहाँ पर पकड़ा होता है और ये लोग यहाँ पर रिका को मारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक पकड़ा जाता है जो कि गेटो इसे पकड़ लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि अरे यार मुझे छोड़ दो यार, तुम समझते क्यों नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर लेकिन तभी गेटो इसे छोड़ता नहीं। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी गेटो बोलता है कि अच्छा ये है क्या वो। और ये देखने के बाद भाई इस बंदे की वॉट लग जाती है और यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पावरफुल बंदा होता है यानी जो कर्स यूजर होता है वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। और ये दोनों की हारने की वजह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के कगार में आ चुकी है। और तभी हम यहाँ तोजी का सिंह देखते हैं जो कि यहाँ पर उसने अपने बोर्ड रेस के ऊपर एक दौड़ लगा करके रखा होता है, जैसे कि घोड़ों की रेस होती है जहाँ पर वेट वगैरह लगाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर तोजी ने इनके ऊपर लगाए होते हैं। और तभी यहाँ पर वही बंदा आता है जिसने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है और वो यहाँ पर तभी से पूछने की क्या अपडेट है मुझे बताओ। और तभी तोजी बोलता है कि तुमने जितने भी पैसे दिए थे वो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। तोजी बोलता है कि मैं यहाँ पर जो भी लगा रहा हूँ ये रिकवर भी हो जाएंगे। तभी वो बंदा यहाँ बोलता है अगर तुमने जल्दी नहीं किए तुम्हारे हाथ में जो भी पैसे आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे और यहाँ पर टाइम पास करने की जगह आकर के अपना मिशन पूरा करो। और तभी तोजी बोलता है कि मेरा प्लान ऐसा वैसा प्लान नहीं है, वो गोजो सातोरू है, मैंने अपना एक दिमाग लगाया है ताकि गोजो थोड़ा स्लो हो सके। और तभी तोजी बोलता है कि कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो कि जा करके उससे फाइट करेंगे और इसी की वजह से गोजो की काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगी। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, वो सारा पैसा तो मेरा ही होगा। और तभी ये बंदा यहाँ से जाने लगता है। तभी वो पूछता है कि मेगुमी कैसा है और तभी तोजी थोड़ा सोच के बोलता है कि अरे ये मेगुमी कौन है। और यहाँ पर तोजी को देखो भाई, खुद की औलाद के बारे में भूल गया और उसे ये भी नहीं पता कि उसका एक बच्चा है, उसका नाम मेगुमी है। और तभी यहाँ पर गोजो ये बोलता है कि ये लड़की होश में नहीं आ रही, तो चलो इसको सोको के पास लेके चलते हैं। सोको के पास रिवर्स कस एनर्जी है जिसकी वजह से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी ये लड़की अपना आँख खोलती है और आँख खोलने के बाद रिका ये देखती है कि गोजो के गोद में है वो। तभी एक सीधा रैप्टा खींच के देती है गोजो के फेस में और तभी कूद के साइड में आ जाती है। वो बोलते है कि अरे सालो कमीनो, तुम लोग मुझे किडनैप करने के लिए लाए हो यहाँ और अगर मुझे मारने की कोशिश की तो तुम लोग पहले मरने वाले हो। और इसे देखने के बाद गोजो को गुस्सा आने लगता है। गेतो बोलता है कि अरे शांत हो जाओ शांत। गेतो ये बताता है कि कैसे कुछ लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ पर आके तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती। तभी यहाँ पर और तभी करो यहाँ पर आती है। वो ये देखती है कि रिको को मिलकर ये दोनों लोग निचोड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर के अपना बदला इससे निकाल रहे हैं। और जब ये नहीं समझ रही तब ये दोनों मिलकर के अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं इसके ऊपर। और तो रिको बोलती है कि अरे ये तुम किस कर्स के ऊपर बैठी हो। बेसिकली यहाँ पर तभी गेतो अपने कर्स मैनिपुलेशन के बारे में इन्हें बताने लगता है कि ये कैसे यूज होता है, इसे क्या करता है, ये मेरी कैसे पावर वगैरह ऐसे तो ये बताता है। तभी को जो कहता है कि ये लड़की है तो काफी ज्यादा शैतान, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़की के अंदर में काफी ज्यादा एटीट्यूड है। तभी रिको बोलती है कि हाँ तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ। रिको ये बोलती है कि मैं ही तेंगन हूँ और मेरे ही अंदर तेंगन है, समझ गए तुम दोनों। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों अपने ही में लगे होते हैं। तभी गोजो बोलता है कि देखो मैंने नया वॉलपेपर लगाया है। और तभी गेतो बोलता है कि अरे हाँ यार ये तो काफी कमाल का लग रहा है। और तभी गोजो इसके ऊपर ध्यान देकर ये बोलता है कि अच्छा तुम ऐसे बात करते हो तो तुम्हारे स्कूल में दोस्त भी काफी कम होंगे है ना। और तभी रिको ये सुनकर बोलते हैं कि अरे हाँ यार मुझे तो स्कूल भी जाना है। और तभी यहाँ पर रिको को स्कूल जाने का मन करता है। तभी गोजो और गेतो बोलते हैं कि अरे हाँ यार हमें तो ऑर्डर मिला है, इसकी जो भी बात वगैरह है हमें मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमें आखिरी बार इसकी बात तो माननी चाहिए क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और इसके बाद नहीं तो ये स्कूल जा पाएगी, नहीं तो अपने किसी दोस्त से मिल पाएगी, नहीं तो अपने फैमिली वगैरह से भी मिल पाएगी ये। और तभी करो बताते हैं कि रिको की जो फैमिली है वो उसके बचपन में ही गुजर गई थी, तब से मैं उसका ध्यान रखती हूँ और उसका जो भी होता है बाकी सारे काम मैं ही करती हूँ। और तभी गेतो ये समझ जाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब तुम ही इसकी फैमिली हो ना। और तभी गेतो बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कुछ कर्सेस भी उसके पीछे छोड़ दिए जिसकी वजह से वो उसकी हिफाजत करेंगे। और तभी गेतो गोजो को बताता है कि मेरे 2 कर्सेस एक्सरसाइज हो चुके हैं जिसकी वजह से मैंने रिको को उन्हें हिफाजत करने के लिए रखा था, तो हमें वहाँ पर जल्दी ही जाना होगा। दूसरी तरफ हम तोजी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही मजे कर रहा होता है और वो मजे में खा रहा होता है, मजे में टीवी देख रहा होता है, जहाँ
पर वो रेस चल रही होती है जिसने उसके ऊपर जो वेट वगैरह लगाए होते हैं। और तभी वही बंदा जिसने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, तभी वो एक अंडरग्राउंड वेबसाइट में ये देखता है रिको के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि जो भी उसको मारेगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। और ये सारा आइडिया तोजी का होता है। और तभी तोजी बोलता है कि मैंने जितने भी रकम रखे हैं और वो लोग जो प्राइज को जीतना चाहते हैं वो जा करके गोजो और गेतो के ऊपर हमला करेंगे ताकि वो रिको को मार सके। और वो रिको को तो मार नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ गोजो होगा, जिसकी वजह से गोजो की काफी बैटरी लो होगी, यानी कि इसकी वजह से वो काफी थक जाएगा। ये तो मेरा चाल है, देखते हैं कौन फंसता है। लेकिन ये तो पता है जो भी कर्स यूजर उनके पास जाकर के फाइट करेंगे वो नहीं जीतने वाले। और तभी हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं रिको को खोजने के लिए। रिको ने पहले ये बोला था कि ये दोनों मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों की वजह से मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करूंगी स्कूल के अंदर। और तभी गोजो गेतो के ऊपर गुस्सा करता है, वो बोलता है कि अगर हम उसके साथ रहते तो इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और तभी यहाँ पर तोजी उसी बंदे से बात करता है जिस बंदे ने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। वो कॉल पर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो सारे के सारे जो बेवकूफ लोग हैं वो हमारे लिए फ्री में काम करेंगे और वो गोजो को बहुत ही बुरी तरीके से थका भी देंगे। और उस प्राइस को खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो बहुत सारे पागल जो कर्स यूजर है वो हाथ धो करके उन दोनों के पीछे पड़ जाएंगे। और हाँ, स्टार वेसल बल्कि और कोई नहीं रिको है। और वो बोलता है कि आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और तब यहाँ गेतो सोचता है कि ये जरूर क्योंकि बचे कुछ वाले जो मेंबर्स होंगे वही बचे होंगे, वही लोगों ने शायद ये किया होगा। जैसे ही गेतो यहाँ आता है सामने कर्स यूजर होता है और वो यहाँ पर अपने दोस्त की कामी को निकाल लेता है और वो फेस करता है गेतो को। और तभी गेतो इस चचे को ठोक देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जल्दी से बताओ। और तभी गोजो अचानक से एक गेट को ओपन कर लेता है और चिल्ला करके बोलता है रिको। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि सिर्फ गोजो को देख रही होती है। तभी रिको बोलती है कि अरे यार तुम यहाँ पर क्यों आ गए। और यहाँ पर सभी लड़कियों को ये लग रहा होता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड होगा। और तो रिको बोलती है कि अरे नहीं वो मेरे कजन है, ऐसा मत करो। और वहाँ पर सभी लड़कियां गोजो को देख कर पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है। और तभी गोजो यहाँ पर फॉर्म में आकर चश्मा वगैरह उतार देता है। तभी वो बोलता है रिको मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तभी वो पोज वगैरह मार रहा होता है। तभी यहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है जो कि लड़कियों की जो टीचर होती है, वो गोजो के सामने आकर बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम अचानक से क्लास के बीच में आ गए। तभी गोजो बोलता है कि अरे हाँ मुझे पता है, मुझे इसके लिए सॉरी बोलना होगा। तभी वो टीचर बोलती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर है जल्दी से ले लो। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि नहीं मैम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी गोजो साइड से आता है, वो रिको को यहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी गोजो रिको को लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे समझाता है कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक कर्स यूजर गोजो के ऊपर नजर रख रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि अरे यार फ्री के 30 मिलियन मिलने वाले, इसे तो मैं आराम से हरा दूंगा। और तभी क्रो इसकी बात सुन लेती है, वो तुरंत इसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि यहाँ पर वो रिको को मारने के लिए आया है। और तभी वो अपने टेक्निक से इस कर्स यूजर को भी नीचे गिरा देती है। और तभी यहाँ पर गेतो आता है जो कि अपने कर्स हैंड से उसे पकड़ लेता है। और तभी गेतो से पूछता है कि रिको कहाँ है। तभी वो बोलते है कि वो तो गोजो के साथ है। और तभी वो कर्स यूजर बोलता है कि वो अच्छा, यानी कि सच में उसके ऊपर 30 मिलियन के इनाम है। और तभी हम देखते हैं कि ये यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी क्रो बोलती है क्या ये शिकिगामी है जो कि गायब हो गया। तभी गेतो बोलता है कि नहीं ये कोई शिकिगामी नहीं है। और जैसे ही गेतो यहाँ पर गोजो से कांटेक्ट करता है तभी वही कर्स यूजर यहाँ पर गोजो को चारों जगह से घेर लेता है। और तभी गेतो ने उस बंदे की बात सुन ली थी। तभी वो गोजो को बताता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन के इनाम है और एक काफी खतरनाक चीज है जिसकी वजह से गोजो को ये समझ आ जाता है कि रिको को यहाँ पर मारने के लिए कर्स यूजर आने वाले हैं। और तभी गोजो सामने देख कर बोलता है कि गेतो आगे बताओ। गेतो बताता है कि ये इनाम कल 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, यानी कि इसकी डेडलाइन 11 बजे की तक है। गोजो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी गोजो यहाँ पर अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता है और तभी गोजो उस कर्स यूजर के क्लोन को दोनों को आपस में बुलाता है, दोनों को ही टकरा देता है अपनी पावर। और तभी रिको बोलती है कि अरे कोई शिकिगामी है क्या जो कि मरने के बाद गायब नहीं होते। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये कोई शिकिगामी नहीं है, सब के सब रियल होते हैं। और इनमें से जब 2 क्लोन आते हैं जो गोजो के ऊपर अटैक करते हैं और हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि इनकी स्पीड गोजो के सामने बहुत ही स्लो है। और लेकिन ये बात इन्हें नहीं पता कि गोजो के पास इन्फिनिटी है। गोजो तो ये बताता है कि मेरे पास इन्फिनिटी है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। और तभी गोजो ये देख कर नोटिस कर लेता है, यानी कि तुम एक बने 5 क्लोन बना सकते हो, है ना। और तुम ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेन बॉडी तुम किसे चुनने वाले हो। और अगर मेन बॉडी में खतरा आ जाए तुम अपनी दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हो, है ना। गोजो बोलता है कि ये लेकिन काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो। गोजो बोलता है कि तुम्हारा एक क्लोन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम्हें दूसरा क्लोन बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा, है ना। और तभी ये कर्स यूजर बोलता है कि अरे तुझे कैसे पता मेरी कर्स टेक्निक के बारे में। और तभी गोजो बोलता है कि तुझे दिखाई नहीं जा रहा है कि मेरे आंखें कितनी कमाल की हैं। गोजो बोलता है कि मेरी इन्हीं आंखों की वजह से मेरे सामने अगर कोई भी चीज आती है तो वो बहुत ही ज्यादा धीमी यानी कि स्लो हो जाती है। और जब मैं अपने लिमिटलेड और इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता हूँ मैं नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर एक छोटा सा बॉल जैसा क्रिएट करता हूँ जिसकी वजह से कोई भी उस बेस के अंदर खींचा चला आएगा, लेकिन मैं इसे ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं कर सकता। मुझे इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी की वजह से ये पूरी कर्स एनर्जी को संभालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं ये आराम से कर लेता हूँ। लेकिन
लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक भी जाता हूँ। और तभी वो बोलता है कि अरे मैंने तो अपनी कर्स टेक्निक के बारे में तुझे बता दिया। और तभी गोजो अपना हाथ आगे करता है, तभी वो रिको को बोलता है कि सर अपना पीछे करना जरा। और तभी गोजो अपनी पावर से यहाँ के सभी चीजों को तोड़ देता है। तभी उस बंदे की रियल बॉडी को भी वो ढूंढ लेता है और तभी गोजो से बताता है कि मेरी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक। और गोजो की ये टेक्निक पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस बंदे को जी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो कर्स यूजर अपनी आखिरी बॉडी के साथ गोजो को बोलता है कि मैं हार गया, लेकिन तभी गोजो एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। और तभी यहाँ पर रिको के फोन में एक मैसेज आता है और उसे ये पता चलता है, कहती है कि करोगे किसने किडनैप कर लिया है, वो गोजो को ये दिखाती है। तभी अगले सीन में गोजो बोलता है तो क्या वो उन लोगों ने करोई को किडनैप कर लिया, लेकिन रिको अभी भी हमारे पास है और अब ये सभी मिलकर जाएंगे करोई को छुड़ाने के लिए। और तभी अगले सीन में एक बीच का सीन देखते हैं और हम ये देख पाते हैं कि इन लोगों ने फाइनली करोई को वापस से बचा लिया है। तभी करोई बोलती है कि ये मैंने कैसे कर दिया, मेरी ही गलती है, मेरी गलती की वजह से मैं किडनैप हो गई। और इसके पिछले सीन में हम ये देख पाते हैं कि गोजो आराम से यहाँ पर आकर करोई को बचा लेता है, उन किडनैपर्स को बहुत अच्छे से कुटाई ठोक देता है। और अब ये लोग तो करोई को बचा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को ओकिनावा आना पड़ जाता है। वो भी तीनों लोग मिलकर फ्लाइट से आते हैं। तभी करोई बोलती है क्या तुम लोग कोई अटैक वगैरह तो नहीं है ना हुआ। गेतो कहता है कि तुम चिंता मत करो, गोजो के पास बहुत ही कमाल की आंखें, उसके बहुत ही खतरनाक उसके पास पावर है। और गोजो प्लेन के अंदर देख रहा था और मैं प्लेन के बाहर देख रहा था, और मेरा जो एक कर्स स्पीड था मैंने उसको अपना प्लेन के बाहर रखा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी हम अगले सीन में नानामी और हाइबारा को देखते हैं और ये दोनों ही लोग जुत्सु हाई के अभी फर्स्ट ईयर में होते हैं और ये लोगों को भी वही मिशन मिला होता है। तभी हाइबारा बोलता है कि मैं अपनी पावर्स को गेतो को दिखाने वाला हूँ, वो देख कर शायद हैरान हो जाएगा। और तभी हाइबारा कहता है कि हमारे अपर क्लास वाले बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। और हम ये देख पाते हैं कि हाइबारा इन दोनों की इतनी तारीफ कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बीच में मजे कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो गोजो होता है वो बहुत ही मजे कर रहा होता है रिको के साथ, और गोजो रिको के साथ इसीलिए इतना एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि इसके बाद जब वो तेंजन से मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद उसको ये जिंदगी नहीं मिलने वाली दोबारा, इसीलिए वो इतने ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। और तभी गेतो बोलते हैं कि चलो अब बहुत ही मजे हो गए, अब हमें जुत्सु हाई वापस जाना होगा। रिको ये सुनकर मुंह फुलाने लग जाती है, लेकिन तभी गोजो बोलता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, एक दिन और रुक जाते हैं तो हम लोग और मजे कर लेंगे। ये रिको के लिए भी बहुत ही सही हो सकता है क्योंकि इसकी जिंदगी एक ही है जो कि अभी शायद नहीं होने वाली इसके बाद, और इसे जितना अच्छा लगे हम इसके लिए उतना करने वाले हैं। तभी गेतो बोलता है कि अच्छा ठीक है। और तभी गेतो गोजो के पास आकर कहता है कि तुमने अपनी कर्स टेक्निक को बहुत ही देर तक ओपन करके रखा है। और हमें ये पता चलता है कि रिको को प्रोटेक्ट करने के लिए गोजो ने अपनी टेक्निक को 2 दिनों से ओपन करके रखा, उसने एक बार भी अभी तक आराम नहीं किया। तभी गेतो बोलता है क्या ये ठीक होगा। तभी गोजो बोलता है कि हाँ मैं ये संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास तो तुम तो हो ही ना गेतो, तो मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और तभी हाइबारा को ये पता चल जाए। तभी हाइबारा बोलता है कि अरे सुनो, उन लोगों ने एक दिन का और प्लान बना लिया है। और ये सुनकर के हम साफ देख सकते हैं कि नानामी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। और उसके बाद गोजो गेतो सभी मिलकर बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। और तभी अगले सीन में हम रिको को देखते हैं जहाँ पर यह बहुत सारी फिश को देखने के लिए आई होती है, और इतनी ज्यादा घूमने के बाद और मौज मस्ती के साथ ये लोग वापस जुत्सु हाई आ जाते हैं। और ये लोग अभी टोक्यो जुत्सु हाई में आ चुके हैं और ये इनका मिशन का 3रा दिन है आज। और ये लोग अब जुत्सु हाई के बैरियर के अंदर आ चुके होते हैं क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये लोग बैरियर के अंदर है और ये सभी लोग अब चैन के सांस लेते हैं। गोजो बोलते हैं कि चलो अब एक बच्चे की तरह किसी को संभालना नहीं पड़ेगा, ये मिशन हमारा 2 दिन से ज्यादा को हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये मिशन फाइनली अब खत्म होने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक से गोजो के पेट में किसी ने छुरा भोग दिया और तभी एक खतरनाक बंदे की एंट्री होती है। बोलता है कि उप्स मैंने ज्यादा तो नहीं ना डाल दिया। तभी तोजी बोलता है कि अरे तेरे पास तो इन्फिनिटी थी ना, उसका क्या हुआ। अरे ओ हो मेरा छुरा आर पार हो गया ना, इसीलिए शायद वो हट गया होगा। और गोजो की इन्फिनिटी की वजह से कोई भी उसके नजदीक आ नहीं सकता था, लेकिन ये ब्लेड गोजो के आर पार कैसे हो गई। लेकिन गोजो बोलता है कि मेरी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई थी, इसी की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से लड़ भी रहा था और अपनी टेक्निक को भी बहुत देर से ओपन करके भी था। और तभी यहाँ तोजी का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो बोलते हैं कि चलो मेरा काम तो हो गया तुझे निपटाते हुए, चलो तुझे पूरी तरीके से खत्म करते हैं। और तो गोजो बोलता है कि अच्छा यार मुझे खत्म करेगा तो चल तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। तोजी बोलता है कि तुझे नाम जान के क्या ही मिलेगा, क्योंकि मैं भी लोगों का नाम ज्यादा दिन तक याद भी नहीं रख पाता। तो तोजी बोलता है कि नाम तो नहीं, चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि मैं एक बार गोजो फैमिली के खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जो कि तू ही था। तोजी बोलता है कि मैं बहुत ही पहले 6 यूजर वाले एक बच्चे को देखने गया था और उसने यानी कि पहली बार किसी ने मुझे घूम के ऐसे पीछे से देखा है, और उस टाइम मुझे ये पता चली गया था कि तुझे हराने के लिए तेरी लिमिटलेस को भी हटाना होगा, तभी जाकर के मैं तुझे मार पाऊंगा, और इसलिए बस मुझे तुझे थकाना था जिसकी वजह से तू अभी ऐसी हाल में है। और तभी गोजो बकबक बंद करवा कर उसे एक हाथ से हवा में उड़ा देता है, और तभी गेतो भी अपने कर्स स्पीड को यहाँ पर लेकर के आ जाता है और वो कर्स स्पीड तोजी को निकल जाता है। गोजो क्या तुम ठीक हो। गोजो बोलता है कि अरे नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और मैंने अपनी तकनीक को जो यूज किया था जिसकी वजह से शायद मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ। गोजो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस मुझे चुभन हो रही, लगता है किसी ने मेरे पीछे छुरी भोग दिया, बस ऐसा ही हो रहा है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोजो बोलता है कि वार्म अप बहुत हुआ, चलो अब मैं इस बंदे से निपटता हूँ, तुम रिको को लेकर के अंदर जाओ। और गोजो बोलता है कि सही सलामत उसे तेंगेन के पास पहुंचा देना, तुम रिको का
का ख्याल रखना। तो इसी के साथ गेतो यहाँ से रिको को लेके चला जाता है। तभी यहाँ पर तोजी आता है जो कि उसी कर्स स्पीड को फाड़ते हुए आकर के एंट्री लेता है। तभी वो बोलता है, तोजी बोलता है कि मुझे लगा था कि उस पिछली वाली अटैक से तेरा बैंड बच ही जाना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तू तो अभी भी इधर खड़ा है, बेवकूफ, टाइम भी ओवर हो चुका है, उस नाम को भी हटा दिया गया है, तू अभी किस लिए यहाँ पर आया है? तभी तोजी बोलता है कि अरे हाँ यार मुझे पता है, क्योंकि उस नाम को मैंने यहाँ से हटाया था। बेवकूफ, तुम जैसों का सामना करने के लिए ओपनिंग बनानी पड़ती है, समझे? और मुझे तो स्टार रिलीजर वाले ग्रुप के ऊपर तो हंसी आ रही है। उन लोगों तो ओकिनावा चल गए यार तुम लोगों के पास, तुम्हें मारने के लिए। वाह, और मैंने जो इनाम रखा था जिसकी वजह से तूने अपनी टेक्निक को 2 दिनों से ज्यादा तक ओपन करके रखा, और तू जब इस बैरियर के अंदर आ गया तब तुझे लगा कि क्या तू सेफ है, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं ना। और तभी गोजो तुरंत ही तोजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी तोजी उसे डॉज कर लेता है, और तभी तोजी एक कर्स स्पीड को एक वेपन खिला देता है। और तभी गोजो ये समझ जाता है कि तोजी के अंदर 0 कर्स एनर्जी है, जिसकी वजह से वो उसे ट्रेस नहीं कर सकता। और गोजो ये देखता है कि उसके कंधे में कर्स स्पीड है, जिसकी वजह से उसके अंदर से वो वेपन वगैरह निकाल रहा है। और तभी तोजी वो वेपन निकाल के बहुत ही पिकअप से गोजो के आमने सामने से गुजर रहा होता है, और गोजो को इसीलिए बहुत ही दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और तभी तोजी गोजो के सामने बहुत ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी गोजो से एक हाथ से उड़ा देता है, और ना सिर्फ उसने एक हाथ से उड़ाया बल्कि उसने पूरे सरफेस को ही उड़ा दिया, क्योंकि इसकी आंखें कहीं भी देख सकती हैं। और हम ये देख पाते हैं कि गोजी बहुत ही दूर बिल्डिंग तोड़ता हुआ निकल जाता है। तभी गोजो बोलता है कि तुझे क्या ही पता था कि तुमको मेरी कर्स टेक्निक के बारे में पता है, और वो जो तुम्हारा कर्स टूल सच में बहुत ही कमाल का है, लेकिन मैं उसे नजदीक आने नहीं दूंगा। गोजो ये नोटिस करता है कि तोजी वहाँ से गायब हो चुका है, और हम तोजी को देख पाते हैं कि जो कि चारों तरफ से बहुत तेजी ट्रेवल कर रहा होता है। गोजो बोलता है कि साले के पास कर्स एनर्जी नहीं, जिसकी वजह से मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसके गले पे जो कर्स स्पीड है मुझे उसके ऊपर फोकस करना होगा, और उसका पता लगा करके मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, चाहे तू कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो। लेकिन तभी गोजो कर्स एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम आउटपुट से अटैक करता है, और गोजो यहाँ पर रिवर्सल ब्लू का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाही मचा देता है, यानी कि वो पूरे इस इलाके को उड़ाने वाला है। और अब अगले ही सीन में देख पाते हैं गोजो अपने ब्लू के मदद से इस जगह का पूरे तरीके से सफाया कर देता है, और गोजो ने ऐसा इसीलिए किया था कि तोजी कोई सरप्राइज अटैक ना कर पाए। और तभी गोजो के पीछे अचानक से जंगल में से बहुत सारे छोटे छोटे कर्स स्पीड आ जाते हैं, और वो सभी छोटे कर्स स्पीड गोजो के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गोजो ये नोटिस करता है कि ये कर्स स्पीड की वजह से मैं तोजी के ऊपर ध्यान नहीं पा रहा, वो कहाँ चला गया। और तभी गोजो के रियलाइज होता है क्या वो रिको के पीछे नहीं ना चले गए। लेकिन तभी और फाइनली गोजो के पीछे अपीयर होता है तोजी। तोजी बोलता है कि भले से तेरी सिक्स साइज सभी चीजों को देख पाए, लेकिन ये चीज जो की है, लेकिन ये कर्स टूल के अंदर जो एनर्जी है ये तो इसका पता नहीं लगा सकता है, और इसी कर्स टूल की वजह से मैं तेरा बैरियर के साथ साथ तुझे भी तोड़ के चीर फाड़ कर दूंगा। और वो कर्स टूल की वजह से गर्दन के अंदर अटैक करते हुए नीचे जाता है, पैर के ऊपर से फिर पीठ के अंदर से। उसके बाद भाई क्या ही करता है वो, और वो बार बार लगातार अटैक करता जाता है, जिसकी वजह से गोजो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, और गोजो यहाँ पर अतमरी हालत में नीचे गिर जाता है। तोजी बोलता है कि चलो अब जाके मजा आया। और तभी दूसरी तरफ गेतो का सीन देखते हैं, और यहीं पर रिको के साथ तेंगेन के साथ ये लोग यहीं पर मजवज करने वाले हैं, और कोरोई इसके आगे यहाँ से नहीं जा सकती, इसीलिए वो यहाँ पर रुक जाती है, और रिको तुरंत ही उसके पास आकर के उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो आखिरी मेंबर है उसकी फैमिली की। और तुझसे मुझसे मिलने की बिछड़ने की दुखी में ये लोग दोनों आपस में गले मिल के एक दूसरे को बाइट अटैक कर देती है रोते हुए। रिको बोलती है कि अब मुझे यहाँ से आगे जाना ही होगा, और तभी रिको गेतो के साथ अंदर जाती है, और अब ये दोनों मेन बैरियर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और तभी गेतो बताता है कि ये एरिया तेंगेन सामा का है, इसीलिए तुम इसके नीचे जाओ, सीढ़ियां हैं, वहाँ पर जा करके जो वो बड़ा सा पेड़ उसके पास चली जाना, और तुम जैसे वहाँ पर पहुंच जाएगी तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। गेतो बताता है कि वही लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, और जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। और तभी गेतो के दिमाग में मेमोरी चल रही होती है। तभी गेतो बोलता है कि क्या तुम इन सभी चीजों को छोड़ सकती हो, यानी कि तुम अपना प्लान भी चेंज कर सकती हो इधर। गेतो उसे बताता है कि जब हमारे टीचर ने इस मिशन के बारे में जब हमें बताया, यानी कि अगर तुम तेंगेन सामा से मर्ज कर जाओगी तो तुम सभी चीजों को भूल जाओगी, यानी कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम कहीं अपनी लाइफ में कोई ह्यूमन वगैरह थी भी या नहीं, यानी कि सारे चीजों को तुम भूल जाओगे, जिसकी वजह से तुम ये भी नहीं पता होगा कि तुम कभी इंसान थी। और ये काफी बड़ा श्राप है, जिसकी वजह से तुम सभी चीजों को भूल जाओगी। और तुमसे मिलने से पहले मैंने और गोजो ने इसके बारे में बात भी करी थी, और तुमने ये चीज को अगर एग्री नहीं किया तो ये काम पूरा भी नहीं होगा। लेकिन जब हम ये सोचे तब हमें ये लगा कि हम तेंगेन सामा से लड़ रहे हैं, और गोजो को ये यकीन था कि ये रिचुअल पूरा जरूर होकर ही रहेगा। और तभी गेतो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब चीज इसीलिए बताया ताकि तुम खुद से अपना लाइफ का डिसीजन ले सको। और तभी रिको को गेतो का बात सब समझ में आ जाता है। वो सोचती है कि उसने अपना लाइफ अभी तक खुद से अच्छे से जिया भी नहीं है, लेकिन वो ये करने जा रही थी, और वो बचपन से सोचती थी कि वो स्पेशल है, वो एक ही बनी है, इसीलिए वो अपने आप को ऐसा सोचती थी, जिसकी वजह से वो उसे बुरा फील होता था। लेकिन आगे चल करके ये सारे के सारे जो मुझे बचपन से कर्स स्पीड वगैरह दिखती है मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब जाकर के ये सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके पास बचपन से फैमिली वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पास एक ही फैमिली मेंबर था जो कि उसका ध्यान रखा करती थी, जो कि कोरोई थी। अभी वो सोचती है कि मैं अपना लाइफ का इतना बड़ा सा फैसला लेने जा रही थी, बल्कि ऐसे ही। और तभी वो गेतो के सामने रोते हुए बोलती है
है कि मैं अभी और भी इंजॉय करना चाहती हूँ। गेतो बोलता है कि चलो फिर ठीक है, चलो अब घर जाने का टाइम आ चुका है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जैसे ही रिको गेतो का हाथ पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में गोली चल जाती है और रिको गेतो के सामने सीधे जमीन पे गिर जाती है। और ये चीज को देख कर गेतो बहुत ही गंदे तरीके से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। और तभी पीछे से तोजी आता है जिसने रिको के सर के ऊपर गोली मार दी थी। तोजी बोलता है कि चलो मेरा काम तो यहीं पर खत्म हुआ। और तभी गेतो बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पर कैसे आ गया। तोजी बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लगता है कि तुझे नहीं पता, वो जो तेरा तो दोस्त था गोजो सातो जो कि पावरफुल 6 यूजर था, शायद मैंने उसे मार दिया है। और ये सुनने के बाद गेतो गुस्से से अपने कर्स स्पीड से इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये कर्स स्पीड तोजी को इधर उधर उड़ाता हुआ ले जाता है। और तभी तोजी उस कर्स स्पीड के अंदर में भी गोली चलाता है गेतो के ऊपर, लेकिन गेतो यहाँ पर बच जाता है। अपने कर्स स्पीड के ऊपर वो 3 गोली चलाता है और गेतो यहाँ बच जाता है। और तभी गेतो तोजी के पास आगे बढ़ता है। तोजी बोलता है कि अरे यार इतने भी उतावले मत बनो, तुम सभी यहाँ पर तेंगन के बैरियर का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर बिना कोई जादूगर सोर्सर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम गलत थे। और हाँ, फॉरवर्डर वर्ल्ड कटोन, इसका तुम बैरियर का इस्तेमाल करते हो और तुम लोग तो इसके अंदर गार्ड तो रख नहीं सकते हो, और ताकि इसके अंदर तो दरवाजे तो है नहीं। और हाँ, इस समय तो सारे सोर्सरर्स तो बिजी है। और हाँ, अभी जुजुत्सु हाइपर फ्लाई हेड का खतरा मंडरा भी रहा है और अब तो मेरे पास कोई कर्स स्पीड है नहीं, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों के लिए एक अंधा सा इंसान हूँ, यानी कि मैं कहीं भी इनविजिबल इंसान हूँ, आ जा सकता हूँ। और अगर मैं कर्स टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इनविजिबल बंदा नहीं बन पाऊंगा, तुम लोग देख पाओगे मुझे। और इसके अलावा मैं अपने पास एक ऐसा कर्स स्पीड रखता हूँ जो कि अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह छुपा के रख सकता है, इसीलिए मैं उस कर्स स्पीड को हमेशा अपने पास रखता हूँ। और तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इस कर्स स्पीड की वजह से अदृश्य कैसे हो सकता हूँ, कि मैं इस कर्स स्पीड को इतना ज्यादा छोटा कर लेता हूँ, मैं अपने मुंह के जरिए से निगल लेता हूँ ताकि मैं अपने पेट में इसे रख सकूं। और मेरे ऑर्गन भी तो तुम लोगों के सामने इनविजिबल है, इसीलिए तुम्हें भी वो दिखाई नहीं देंगे। और इसी तरह मैंने तुम लोगों का ये बैरियर को पार भी कर लिया। और हाँ था, तुम ये सोच रहे हो कि मैं शुरुआत में का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और अगर मैं ऐसा करता तो 6 को कैसे हरा ही पाता। पहले मुझे स्टार प्लेयर को ही मारना चाहता, लेकिन मैं ऐसा जोखिम ले ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे सामने 6 यूजर था, इसीलिए मैंने उसे पहले ही मार दिया। गेतो बोलता है कि चल चुप कर जा, ये सारी बातों का कोई मायने नहीं रखता। गेतो बोलता है कि चल तू ये बता कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन मैंने पीछे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई भी मेरा पीछा करके यहाँ पर आ सके। तोजी बोलता है कि मैं कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर आ पाया, तुम्हारी स्मेल और फुटप्रिंट की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया, और मेरे सेंसर इतने ज्यादा तेज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। और तभी गेतो करोई के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। तोजी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या फिर मर गई, और शायद हाँ लगता है कि वो मरने की कगार में होगी, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी गेतो वही कर्स स्पीड से तोजी के ऊपर हमला करवा देता है और वो फिर से इस कर्स स्पीड से निपटने की कोशिश करता है। और तभी गेतो अपने पावर से कैन अटैक भी करने की कोशिश करने लग जाता है तोजी के ऊपर। और तभी यहाँ पर तोजी गेतो के जो ये होते हैं ड्रैगन रेल वाले स्क्रेचर वो काट के रख देता है, और वो ध्यान यानी कि जो ड्रैगन गिरता है तो ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक टूट चुका होता है, और ये लोग वही प्लेटफॉर्म में होते हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म अभी गिर रहा होता है नीचे। और तभी जैसे ये लोग नीचे गिरे होते तभी गेतो बोलता है कि कर्स स्पीड मैनिपुलेशन। और तभी तोजी के सामने कर्स स्पीड वाली फीमेल लड़की आती है, तभी वो बोलती है क्या तू मुझे पसंद करते हो और मैं क्या खूबसूरत हूँ। तोजी ये देख के समझ जाता है कि इसने एक सिंपल डोमेन बनाया है और शायद मैं जब तक इसका आंसर नहीं दूंगा तब तक ये मुझे टॉर्चर करने वाली है। तोजी कहता है कि नहीं, तू मेरी टाइप की नहीं है। और तभी यहाँ तोजी का कान कटने लग जाता है, उसका बाल कटने लग जाता है, लेकिन तुरंत ही तोजी अपने वेपन को निकाल के पूरे डोमेन को काट के फाड़ देता है, यानी कि वो इस डोमेन से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ इस फीमेल स्पीड वाले को भी खत्म कर देता है। और तभी गेतो आगे बढ़ता है तोजी के पास जो कि कर्स स्पीड होता है, उसके गले में उसको उस कर्स स्पीड को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, और हमें देख पाते गेतो उसे एग्जॉर्ब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तोजी और तुरंत उसे एक झटका लगता है जिसकी वजह से तोजी यहाँ पर गेतो को भी काट के रख देता है, और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म गिर रहा होता है वो नीचे गिर के फट जाता है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीचे गिरने के बाद तभी तोजी कहता है कि मैंने तुझे इसीलिए ऐसा मारा कि तो वो मरे ना, मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तूने अपने अंदर बहुत सारे कर्स स्पीड को रखा है ताकि वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर जिंदा ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं फालतू की टेंशन नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, इसीलिए नेक्स्ट टाइम औकात में रहना। और तभी तोजी गेतो के पास आकर बोलता है कि तेरे पास काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन एक बंदर के हाथ तो ये नहीं होना चाहिए, और तुम इस कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया। और तभी तोजी से सलाह देने लग जाता है कि तू ऐसे करना वैसे करना, लेकिन तभी अपने बेटे का उसे याद आता है जो कि मेगुमी होता है। और तभी तोजी बोलता है कि अरे यार मैं कैसे भूल गया कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम मैंने मेगुमी रखा है। और अब दूसरी तरफ में स्टार लेजर का ग्रुप दिखाया जाता है और तोजी यहाँ पर इनके हेड से आकर के मिलता है, और वो यहाँ पर रिको की बॉडी यहाँ पर गिफ्ट लेकर के आया हुआ होता है, और हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी सही सलामत होती है, लेकिन वो मरी हुई होती
होती है। और इस ग्रुप का जो हेड का जो नीचे होता है वो बोलता है कि मैंने जो तुझे पैसे दिए तूने काम बहुत ही अच्छे से किए, तो यार तेरा बहुत ही शुक्रिया। तभी तोजी बोलता है कि अरे बस बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि तोजी यार वही बंदा जिसने ये तोजी को ये मिशन दिया होता है। तभी वो कहता है तुमने गोजो को हराया जिसकी वजह से हमने उस लड़की का किडनैपिंग वाला खेल खेला, और तुम्हारी हेल्प की वजह से जिसकी वजह से तुम्हारी मदद हो जाए, जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को ओकिनावा ले गया, जिसकी वजह से वो शायद गोजो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से तू उसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो गया। तो वो बोलता है कि चलो तेरी मदद हो गई, यही काफी अच्छा है, चलो फिर कभी मिलेंगे, मिशन तो हमारा पूरा ही हो गया, चल तूने काम बहुत अच्छा किया, चलो अब मिलते हैं, बाय। तभी तोजी बोलता है कि अरे यार कहाँ जा रहा है, चलो रुक जा यार, चलो जाकर कुछ हमें खाने वगैरह खाते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था हम सिर्फ काम के सिलसिले ही में मिलेंगे और बात करेंगे, वैसे भी हमारी अब नर्क में मुलाकात होने वाली है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, बाय। और तोजी जब यहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी सामने वो दिखता है गोजो सातोरू को, और तभी गोजो बोलता है कि वाह क्या बात है, कितने समय हो गए तुझे देखे हुए। तोजी कहता है अरे तू क्या यहाँ सच में है? गोजो बोलता है अरे हाँ यार मैं तो यहाँ सच में हूँ, तेरी आंखें फट चुकी हैं क्या जो तू देख नहीं पा रहा है। तोजी अब ये समझ जाता है कि गोजो ने अपनी रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। गोजो कहता है कि जब तुमने मेरे गले पे अटैक किया तब मैं अपनी सारी पावर को रिवर्स कस टेक्निक के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तुम ये बात जानते हो कस एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो टेक्निक बॉडी को इनहेंस तो कर सकती है लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर तुम उसे मल्टीप्लाई कर दो तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स कस टेक्निक। और आज तक पता नहीं क्यों मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी तोजी बोलता है लगता है कि ये नशे वैसे में आ चुका है, और फाइनली मैं अपनी मौत की इतनी गई था तब जाके मुझे ये बात का पता चला, और कस टेक्निक की असली ताकत क्योंकि तूने मेरा सर नहीं काटा, क्योंकि तूने मेरा सर काटने के लिए कस टूल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तोजी बोलता है कि ये सब सुन करके, ये सब कुछ भी करके तू फिर से मेरे हाथ से मरने वाला है, तो तैयार हो जा। और इतने में ही तोजी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो के इंस्टेंट इतने ज्यादा तेज हो चुके होते हैं क्योंकि गोजो तोजी के हर एक अटैक से डॉज कर रहा होता है। और अब फाइनली यहाँ पर गोजो अपने कस टेक्निक मैनिपुलेशन रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, और इस अटैक से तोजी काफी दूर जाकर गिरता है, उससे डैमेज भी होता है। तोजी सोचता है कि ये अटैक काफी दमदार था, लेकिन इससे मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, तो चलो अब फाइट करने का असली समय आ चुका है। तभी तोजी यहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह करके गोजो से फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो रहा होता है। और इतने में ही तोजी गोजो के हर एक अटैक के बारे में सोच रहा होता है, उसे रिवर्सल रेड, रिवर्सल ब्लू आई सब के बारे में वो सोच रहा होता है, प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि अगला अटैक क्या हो सकता है, और इसके पास जितने भी अटैक्स हैं मैं उनका सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। नहीं, मैं इसे बड़े ही आराम से संभाल लूंगा, तो चलो अब फाइट करते हैं। और तभी तोजी वही कस टूल को एक चेन के साथ ज्वाइन करे गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उसे डॉज कर लेता है। और इस अटैक से बचने के बाद गोजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं गुस्सा हूँ नहीं मैं दुखी हूँ, लेकिन आज मुझे ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो कि एक कमाल की टेक्निक जो जनरेशन तो जनरेशन पास होती रही, और उसकी एक यूजुअल मैनुअल होती है, लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लीक तो हो जाती है, और तुम शायद एक जेनिन क्लैन के मेंबर हो गए, इसीलिए तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पता था। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा, एक तरफ ब्लू एम्पलीफाई, तरफ रिवर्सल रेड, और इन दोनों को मिक्स कर दो तो बनता है एक इमेजिनरी टेक्निक, एक टेक्निक होलो पर्पल, और इस टेक्निक के साथ एक बहुत ही चमकीली रोशनी फैल जाती है, और इस पावर की यानी कि टेक्निक की आंखों के सामने तोजी को एक फ्लैशबैक आता है। तो ही सोचता है लेकिन यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, मैं फ्री में काम तो नहीं करता, और मैंने अपने सामने एक लिमिटलेस टेक्निक के यूजर को देखा, और आज के दुनिया का सबसे खतरनाक सॉर्सरर जादूगर, और मैं इस सॉर्सरर यानी कि इसे मैं घुटने पे लाना चाहता हूँ। और इसी वक्त हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोजी का लेफ्ट आर्म और लेफ्ट बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और उसके पीछे पूरा एक गोल सा होल बन जाता है जो कि बहुत दूर तक जा रहा होता है, और तोजी के कंधे में जो कर्ज होता है वो भी घायल हो जाता है, और तोजी यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, और इसे जरा सा भी मौका नहीं मिला इस अटैक से बचने का। तभी गोजो यहाँ पर आकर के बोलता है कि चलो तुम्हारा हो गया तो तुम अपने आखिरी विश मुझे बता सकते हो। और तभी वो आखिरी मोमेंट अपने बेटे को याद करता है, और उसका नाम मेगुमी है, उसे जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, और तुम उसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, बचाना चाहो बचा भी सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर होगा। और आज से 2-3 साल बाद उसे बेच दिया जाएगा। और तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं तोजी के पास जो कस स्पिरिट था वो गेतो के पास जा करके उसे बोलता है कि मामा मुझे उठा लो। और तभी अगले सीन में गेतो यहाँ से भागते हुए सीधा स्टार लेजर वाले गेट की तरफ जाता है। जैसे ही वो गेट खोलते थे यहाँ पर उसके बहुत सारे बिलीवर्स भी
होते हैं और गोजो यहाँ पर आ जाता है। उसने रिको की बॉडी अपने हाथों में ले रखी होती है और तभी गोजो बोलता है कि हे गेतो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम लेट हो चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कैसा लगता है कि तुम सोको से मिल चुके हो, तो क्या तुम अभी ठीक हो? गेतो बोलता है कि ये सब छोड़ो। तभी गोजो बोलता है, गेतो सुनो, ये सब के पीछे तुम्हारी गलती नहीं थी, तो गेतो क्या हमें इन सभी लोगों को यहाँ पर मार देना चाहिए? गेतो कहता है कि ये सब आम लोग है, स्टार यूजर ग्रुप के वाले, लेकिन जो यहाँ पर असली मास्टरमाइंड था वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इन्हें मारने से हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे बड़े बड़े काम हमारे पास हैं। गोजो जाते हुए बोलता है, क्या इसके लिए भी कोई मकसद होना चाहिए? गेतो कहता है कि हाँ, जुजुत्सु सोर्सरर्स के लिए इसका मतलब तो होना ही चाहिए। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर गोजो अपने पावर्स के बारे में इन सभी को बताता है कि उसके पावर्स कैसे बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर सोको ने गोजो के ऊपर रबड़ और पेंसिल फेंक करके मारा होता है, लेकिन रबड़ तो टकरा जाती है लेकिन पेंसिल नहीं टकराता है। तभी गोजो बताता है कि जो चीज़ मुझे हार्म कर सकती है वो चीज़ मेरे पे से काम नहीं करेगी, लेकिन जो चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो चीज़ मेरे ऊपर हमला कर सकती है। मेरा टेक्निक ऐसे ही काम करता है, लेकिन खतरनाक हमलों का वो पता तो लगा सकता है, लेकिन अगर वो पॉइजन वाइजन का भी हिसाब लगा ले तो ये टेक्निक बहुत ही कमाल की हो जाएगी। सोको बोलती है कि क्या तुम्हारे दिमाग का बैंड तो नहीं बच जाएगा जो तुम इतनी सारी चीजों को ऑन रखोगे? गोजो बोलता है कि अरे पहले मैं थक जाता, लेकिन अभी रिवर्स कस टेक्निक में इस्तेमाल करता रहूंगा, जिसकी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मैं अपनी टेक्निक को ऑन रखूं या ना रखूं। गोजो बोलता है कि अपने अलग अलग टेक्निक ब्लू रेड को हमेशा ओपन करके रख सकता है जब चाहे उसका मन करे, और वो ये भी बता देता है मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मैं हवा में उड़ भी सकता हूँ और मैं बहुत सारी चीजों को मैं कर सकता हूँ। और तभी गोजो सोको को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो मेरी पावर्स को बढ़ाने के लिए, और ये पावर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लूंगा तो मेरे लिए बहुत ही फायदा होगा। तभी गेतो ये सोचता है कि गोजो बहुत ही पावरफुल हो चुका है और अब हम और गोजो साथ में मिशन में नहीं जाते, बल्कि गोजो अकेला मिशन में जाता है और मैं भी अकेला ही मिशन में जाता हूँ। लेकिन अब गोजो काफी पावरफुल हो चुका है, इसीलिए उसे किसी भी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब रही बात मेरी, तो अकेला मैं ही बचता हूँ, लेकिन तकरीबन 1 साल से कर्स स्पीड की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तब से मैं उन्हें हराता हूँ, उन्हें मारता हूँ, उन्हें एक्सरसाइज करता हूँ, उन्हें अपने अंदर ले लेता हूँ और बार बार लगातार और यही सब करता रहता हूँ। और शायद किसी को ये नहीं पता कि कर्स स्पीड का टेस्ट कैसा होता है, और मैं अगर बताने लग जाऊँ कि कोई ऐसा कपड़ा जिससे कोई गंदगी को मुंह पे ठूस कर सफा किया जा रहा है वैसा फील होता है। और अब हमें ये बताया जाता है कि गेतो ने जब से कर्स एब्जॉर्ब करने लगा था, लेकिन तब से उसे ये बात पता चला था वो जो भी कर सकता है वो काफी ज्यादा अनकॉमन है, लेकिन और कोई ये सब तो नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सोचना जरूरी नहीं, लेकिन अब इसी के लिए मैं जुजुत्सु सोर्सरर बन गया। और क्या सच में जुजुत्सु सोर्सरर बनना एक अच्छा फैसला था? और हम ये देख पाते हैं कि इसके धीरे धीरे करके गेतो के थॉट चेंज हो रहे होते हैं। और अब अगले सीन में गेतो अपने जूनियर हाइबारा से यहाँ से मिलता है और ये दोनों साथ में बैठ के यहाँ पर कोला पीते। तभी हाइबारा बोलता है, तभी हाइबारा अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि मेरी जर्नी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब भी मैं अपना 100% देता हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ, और वो करने से मुझे काफी अच्छा फील भी होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है क्या तुम ही गेतो हो? और तभी वो बोलती है क्या तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? और तभी हाइबारा बोलता है कि अरे मैं बताता हूँ, मुझे बहुत ही खाना खाने वाली लड़कियाँ बहुत ही पसंद है। और तभी गेतो बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है? तभी हाइबारा बोलता है कि अरे मुझे लोगों को पहचानना आता है और मैं पहचान लेता हूँ कि लोग बुरे नहीं होते हैं, और लेकिन तू यहाँ पर साइड में क्यों बैठा है जब तू लोगों को पहचान लेता है तो? और तभी कुछ बात करने के बाद हाइबारा यहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की यहाँ पर आकर के बैठ जाती है और तभी गेतो पूछता है कि तुम हो कौन? तभी वो लड़की बताती है मैं फर्स्ट ग्रेड की सोर्सरर हूँ। तभी गेतो बोलता है कि ओ अच्छा तुम फर्स्ट ग्रेड वाली सोर्सरर हो, चलो ठीक है। और काफी एक्साइटमेंट से बोलती है कि ओ अच्छा तुम मुझे पहचान गए। तभी गेतो बोलता है हाँ तुम वही स्पेशल ग्रेड सोर्सरर जो कोई भी मिशन में नहीं जाती हो और वो हमेशा बाहर पड़ी रहती है और कोई काम धंधा भी नहीं करती। यूकी बताती है कि मुझे जुजुत्सु हाई के कोई भी रूल वगैरह सबसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन जो करता है मैं वही करती हूँ और मेरे हिसाब से कर्स स्पीड को मारना फाइट करना, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया को बदल देना ही अच्छा होगा। हम जैसे सोर्सरर कर्स स्पीड को हंट करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कर्स स्पीड का कोई भी नामो निशान ना हो। और तभी वो गेतो से पूछती है कर्स स्पीड है क्या? तभी गेतो बताता है जो लोगों के नेगेटिव इमोशन जो की होते हैं उनमें कर्स स्पीड बन जाती है और वो सारे सेंटीमेंट जो आपस में मिल जाए जो सर्टिफाई हो जाते हैं वहीं से होता है। और तभी यूकी बताती है अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं जो कि इस दुनिया से कर्स स्पीड को हम हटा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इंसानों के अंदर से नेगेटिव इमोशन को हटा दे यानी कि निकाल दे, और दूसरा तरीका ये है कि उन्हीं इंसानों नॉर्मल इंसानों को हम कर्स टेक्निक्स यानी कि सिखा दे, यानी कि सोशल टाइप में कुछ बना दे जिसकी वजह से वो कर्स को हरा सके, जिसकी वजह से मौतें कम होंगी और नेगेटिव इमोशन का जन्म भी बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन इसी बात में हम बात करते हैं तोजी की, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन यही बात उस इंसान की सबसे ज्यादा कमाल की बात थी, लेकिन उसके पास 0
कर्स एनर्जी थी, लेकिन वो उसके बारे में कर्स का भी पता लगा सकता था। लेकिन एक तरीके से ये कहा जाए वो एक सुपर ह्यूमन था। लेकिन अगर तुम उससे हार गए, लेकिन कोई भी चिंता वाली बात भी नहीं है ये। और तभी यूकी बताती है कि जो जुजुत्सु सोर्सरर्स होते हैं और जिनके अंदर से कर्स एनर्जी लीक नहीं करती है, और वैसे लोग कर्स को जन्म देने की कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन हर वह जुजुत्सु सोर्सरर्स के अंदर कर्स एनर्जी नेगेटिविटी फॉलो करती रहती है। लेकिन अगर सारे इंसानों को जुजुत्सु सोर्सरर अगर बना दिया जाए, ऐसा होगा तो कर्सेस कभी पैदा ही नहीं होगी। गेतो कहता है कि अच्छा, इससे अच्छा होगा कि हम सारे नॉन सोर्सरर्स को ही मार डाले। और तभी यूकी बोलते हैं कि ये आइडिया तो काफी ज्यादा मस्त है और सबसे ज्यादा आसान भी, और अगर हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे जो कि बाकी के जो आम लोग है वो सोर्सरर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ जो हम इस प्लान पर काम करने लग जाए। तो चलो यहाँ से फोकस हटाओ, तो मैं तुझसे कुछ पूछे, क्या तुम्हें नॉन सोर्सरर्स पसंद नहीं है क्या? और तभी गेतो बोलता है कि मैं हमेशा से नॉन सोर्सरर्स को बचाने के लिए जुजुत्सु हाई में आया था, लेकिन अब मुझे कुछ समय से ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन अब मेरे ये लाइफ के वक्त में मुझे दो चीजों को समझ आ रहा है। यूकी बोलती है कि जो तुम्हारे हाथों में है तुम्हें वही सोचना है, और तुम ही ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से सही क्या है और गलत क्या है। और अगर तुम जुजुत्सु हाई में रहकर रो की मदद करना चाहते हो तो ये भी सही है, और तुम ये भी कर सकते हो, और शायद तुम अपना दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सको। तो चलो फिर, वैसे तो मैं गोजो से भी मिलने आई थी, और लेकिन ये शायद गलत टाइमिंग थी, तो चलो यहाँ से मैं निकलती हूँ। और हाँ, बात रही तो स्टार प्लाज्मा वेसल की, तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक नया प्लाज्मा वेसल आ चुकी है, और इसी के साथ तेंकन-सामा ठीक रहेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। और तभी हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है, और हमें ये दिखाया जाता है कि हाइबरा एक मिशन में गया था, वो यहाँ पर मर चुका है। लेकिन गोजो बताता है कि मैंने तो उस कर्स स्पिरिट को संभाले, लेकिन हाइबरा की डेथ हो गई। और गेतो यहाँ पर हाइबरा को देखता है और वो सोचता है कि अरे यार, इसे मरना क्यों चाहिए था, और ये मरा क्यों? ये तो हमारा दोस्त था ना। और क्या अब मुझे अपने दोस्तों के लाशों को भी देखना होगा? और अगर ऐसा होगा तो मेरा जुजुत्सु हाई में रहना तो क्या ही फायदा होगा। और अब गेतो एक जगह में आता है जहाँ पर दो लोग उसे बताते हैं कि ये दोनों लड़कियों के अंदर कर्स एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे गाँव को हार्म हो सकता है, और इसी की वजह से हमारे गाँव में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, तो हमें इन्हें मार देना चाहिए। और हमें ये बताया जाता है कि गेतो यहाँ पर एक विलेज में आया होता है, और ये गेतो का होम टाउन होता है जहाँ पर, और यहाँ पे एक केस के सिलसिले में गेतो आया होता है, और यहाँ पर एक रिपोर्ट में लिखा होता है कि यहाँ पर 112 लोगों की डेथ हो चुकी होती है, और ये सब गोजो पढ़ रहा होता है, हमें बताया जाता है। और इन सभी लोगों को मारा होता है गेतो ने। गोजो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और गोजो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि गेतो ऐसा भी कर सकता है। और इनके मास्टर यागा बताते हैं गेतो ने अपने पेरेंट्स को भी मार डाला, और साथ ही साथ अपने पूरे विलेज को भी उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और ये सुनकर गोजो काफी परेशान हो जाता है, उसके पसीने भी छूटने लग जाते हैं। गोजो बोलता है कि गेतो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि गेतो यहाँ पर सोको से मिलता है। सोको बोलती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो? गेतो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो सबको मना सकता हूँ, और मैं वो चीज को एग्री करता हूँ, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सोको गोजो को कॉल करती है कि गोजो, मेरे पास गेतो है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनने के बाद गेतो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर गोजो आ जाता है। गोजो गेतो को आवाज लगाता है, वो बोलता है कि गेतो रुक जाओ, तुम चाहते क्या हो? गेतो बताता है कि तुमने तो सोको से सुन ही लिया होगा, उसने तो तुम्हें बता दिया होगा सब कुछ। गोजो बोलता है क्या तुम उन सभी लोगों को मार दोगे जो सोर्सरर्स भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और हाँ, मैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी तो नहीं दे सकता। तो तुम क्या सारे नॉन सोर्सरर्स को मार दोगे? तुम ऐसी दुनिया बनाओगे जहाँ पर हमेशा सोर्सरर्स ही रहेंगे, और तुम्हें तो ये पता है ना, तुम ये नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। गेतो कहता है कि वाह गोजो, तुम तो काफी बुरे हो, लेकिन तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं अपना ये सपना को जरूर पूरा कर लेता। और तो क्या तुम मुझे अब ये बताओ, तुम सातोरू गोजो हो इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या तुम गोजो हो इसीलिए तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो? और इसीलिए तो क्या तुम ताकतवर हो इसीलिए तुम सातोरू गोजो हो? और ये दोनों सीन हमें एपिसोड के फर्स्ट में ही देखने को मिला था। गेतो बताता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह में होता, ये मेरा जो सपना है ये अब तक हकीकत में बदल चुका होता, और इसीलिए मैंने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। गोजो उसे बताता है, उसे वार्न करता है, उसे रोकना है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो गेतो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन गोजो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। गेतो यहाँ से निकल जाता है। और तभी शाम के वक्त मास्टर यागा गोजो से आकर मिलते हैं। तभी गोजो बताता है कि अरे यार, तो चाहे मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर, सामने वाला अगर बचना चाहे तो वो बच सकता है, लेकिन अगर सामने वाला बचना ही नहीं चाहता तो मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? यागा बोलते हैं कि हाँ गोजो, तुम ताकतवर तो हो, लेकिन अब क्या ही क्या सकते हैं। और दूसरी तरफ स्टार लेजर ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर गेतो आकर यहाँ पर इनसे मिलता है, और
और यहाँ पर वो दोनों बच्चियां भी होती है कि जो कि गेतो ने उन्हें बचाया होता है। और वो यहाँ पर स्टेज में आकर बोलता है कि अरे मुझे माफ कर देना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टार लीडर ग्रुप अब मेरा हो चुका है और ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपसे मैं चलाऊंगा, इसीलिए आप सभी लोगों को मेरा बात मानना ही होगा। लेकिन ये सब सुन के सबके सब मना ही कर देते हैं। गेतो कहता है कि अच्छा जी, मेरी बात को मना कर रहे हो तो इसीलिए जनाब आप स्टेज में आ सकते हैं, स्टेज में आइए और आकर के यहाँ पर मुझसे बात करिए। और जैसे ही वो बंदा स्टेज में आता है, कस स्प्लिट की उसके ऊपर सीधा गिरता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। तभी गेतो यहाँ पर इन सभी को धमकी देके बोलता है कि जो भी मेरा बात नहीं मानेगा तो उनका हाल ऐसा ही होगा, तो इसीलिए मेरी बात को मानो और मेरे नक्शे कदम पे तुम सभी लोग चलोगे आज से। और हाँ, मुझे बदबूदार और बंदर से काफी ज्यादा नफरत है, इसीलिए चुपचाप से बड़े ही प्यार से मेरा कहना तुम सभी लोग मानोगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोजो यहाँ पर खुशी ग्रो से आकर के मिलता है और उसे देख कर गोजो को उसकी पिता की याद आती है। अरे ये कितना उसकी तरह मिलता है, यानी कि वो इसी का बेटा है। शकल पूरा मैच हो रहा है इन दोनों से। खैर हटाओ। ओए सुनो बच्चे, तुम्हारा नाम मेगुमी है ना? तुम्हारे फादर जो थे उन्होंने मुझे कहा है। गोजो से बताता है कि तुम्हारे फादर जेनी क्लान से थे और लेकिन वो फैमिली एक सोशल फैमिली, लेकिन वो फैमिली काफी ज्यादा बेकार है और इसी की वजह से तुम्हारे डैड ने उस सभी चीजों को छोड़ दिया और इसी की वजह से तुम अकेले हो, है ना? और तुम्हारी कर्स एनर्जी के बारे में जेनी क्लान को तो पता चल ही गया होगा और तुम्हें शायद कर्स स्पीड वगैरह दिखने भी लग गए होंगे। 6 से 7 सालों के बच्चों के अंदर ऐसा होया जाता है कि जो गोजो या जेनी क्लान से होते हैं उन्हें तो ये देखना शुरू हो चुका होता है। और गोजो तब यहाँ पर साफ साफ फुशिगुरो को बताता है कि तुम्हें क्या ये जानना है कि तुम्हारे फादर को किसने मारा? तभी यहाँ पर मेगुमी बोलता है कि मुझे नहीं जानना उनको किसने मारा, वो कैसे मर गए, मुझे कुछ भी नहीं जानना और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और हाँ, मैं उनका चेहरा भी नहीं जानता हूँ और पता नहीं मॉम भी कितने दिनों से घर नहीं आई है, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं इतने दिनों से। गोजो बोलता है कि तुम अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कभी पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन अब ये सब छोड़ो, तो सीधा मेन पॉइंट में आते हैं। गोजो बोलता है क्या तुम जेनी क्लान में जाना चाहते हो? तभी वहाँ मेगुमी बोलता है सुमी का क्या होगा, क्या वो वहाँ पर खुश रहेगी? गोजो कहता है कि ना, वो 100% नहीं वहाँ पर खुश रह पाए। ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तभी गोजो बोलता है कि तो चलो फिर ठीक है, फैसला हो चुका है, लेकिन अब सब तुम मेरे पर छोड़ दो और हाँ, तुम्हें अब काफी ज्यादा मेहनत करना होगा मेगुमी, और तुम्हें बेच देना होगा और तुम्हें ताकतवर भी बनना होगा। और इसी के साथ गोजो यहाँ से मेगुमी को ले जाता देख पाते हैं। अक्टूबर 19, 2018 यहाँ पर यूजी, मेगुमी और नोबारा गोजो को उठा रहे होते और गोजो उठता है। तभी यहाँ पर ये दोनों उसके चेयर में जाके बैठ जाते हैं। मेगुमी पूछता है गोजो से आप हंस क्यों रहे हैं? गोजो कहता है कि अरे कुछ नहीं। और अब अगले सीन में यहाँ पर हम यूजी एंड नोबारा एंड मेगुमी को देखते हैं और ये लोग एक मिशन को कंप्लीट करके वापस आए होते हैं। और यहाँ पर यूजी नोबारा की एक मूवी के बारे में बोलता है पर नोबारा मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि छुप के इन दोनों को देख रही होती है। फिर वही लड़की नोबारा को रोकती है जहाँ पर वो दोनों कैफे में जाते हैं और वही लड़की यूजी के बारे में उससे पूछती है और फिर हमें यह पता चलता है कि ये दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे बहुत ही पहले। और ये लड़की नोबारा को बताती है कि मैं यूजी की क्लासमेट भी थी और पहले मैं काफी ज्यादा मोटी थी जिसकी वजह से क्लास के सभी लोग मुझे ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे और यूजी एक था जो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करता था और शायद मैं यूजी को पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हूँ। और वो नोबारा से ये सब बोलती है और वो पूछती है क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है? और तभी यहाँ पर यूजी भी आ जाता है। फिर नोबारा उससे पहले ये बता देती है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ यूजी जैसे ही आता है वो यूको को देख करके यहाँ पर पहचान जाता है और इसे देखकर यूको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यूजी ने उसे एक बार में पहचान लिया। और यहाँ पर यूको और यूजी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूको यहाँ से चली जाती है पर लेकिन नोबारा ने उसका नंबर ले लिया होता है। फिर तभी हम ये तीनों को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ही एक मूवी को देखने के लिए जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शिबुया आर्क भी शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर ओटा हिमे का एक सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो ने उसे बोला था कि जुत्सु हाई में कोई ना कोई गद्दार तो जरूर है और इसीलिए गोजो ओटा हिमे को बोलता है कि जल्द से जल्द उस गद्दार को दोनों जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और तभी यहाँ पर ओटा हिमे यूजी, नोबारा एंड मेगुमी को लेकर के मेकामारू के पास जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा वहीं रहता है पर यहाँ पर मेकामारू नहीं रहता है, जिसकी वजह से इनका शक कंफर्म हो जाता है कि यही वो गद्दार जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और तभी अगले सीन में यहाँ पर हम मेकामारू का सीन देखते हैं जहाँ पर इसका असली नाम होता है ओकिची मोटामारू और वो यहाँ पर एक इंजाकू से एक डील करता है जहाँ पर वो जुत्सु हाई की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, जिसके बाद उसकी बॉडी की जो ये हालत है माहितो उसे अपने पावर से ठीक कर देगा। और तभी माहितो अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ओकिची को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि मेकामारू जो है वो धोखेबाज नहीं है बल्कि उसने अपने बॉडी को ठीक करने के लिए उसने माहितो की मदद ली थी, जिसकी वजह से अब वो माहितो से फाइट करने वाला है। और फिर तभी उसकी और माहितो की फाइट शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर मेकामारू अपने बड़े से रोबोट में जा करके माहितो के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें इस अटैक के बारे में पता चलता है जहाँ पर मेकामारू ने अपने 1 साल की पावर को यूज करके इसके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डैम एक ही अटैक में टूट जाता है और माहितो इस अटैक से बाला बचता है, वो आगे भागने लगता है। और फिर यहाँ पर माहितो और मेकामारू की घमासान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर मेकामारू अपने कर्स एनर्जी जो सालों साल तक उसने बचा रखी थी वो 1-1 साल 2-2 साल की कर्स एनर्जी को एक बार में यूज करता है माहितो के ऊपर। और माहितो यहाँ डैमेज तो ले रहा था लेकिन वो अपना बार बार शेप बदल कर कभी वो पंछी बन जा रहा है, कभी वो चूहा बन जा रहा है, कभी अपना बॉडी को पूरा चेंज करके यहाँ से वो बच जा
जा रहा था बार बार इसके अटैक से। और तभी मेकामारू उसके ऊपर अटैक लॉक करके तभी माहितो के ऊपर उसके अटैक को शूट कर देता है, जहाँ पर वो अटैक उसके ऊपर लग जाती है और उस अटैक की वजह से माहितो का एक हाथ पूरी तरीके से फूट जाता है। और तभी उसी वक्त मेकामारू माहितो के ऊपर एक लात मारता है, जिसकी वजह से माहितो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और तभी माहितो बोलता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये तो मेरी सोल को भी चोट पहुंचा रहा है। और जैसे ही मेकामारू से खत्म करने के लिए आता है और तभी माहितो अपना फिर से शेप बदल करके यहाँ से भाग जाता है। ओकिची ये नोटिस करता है कि माहितो बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर रहा है। और अब अगले सीन में फिर से हम देखते हैं जहाँ पर माहितो अपने शेप को बार बार चेंज कर रहा होता है। और तभी माहितो फेस के पास जा करके वॉइस को काट देता है और फिर मेकामारू का कंट्रोल थोड़ा छूट जाता है। रोबोट से वो थोड़ा डिसबैलेंस भी होता है, लेकिन वापस से मेकामारू वो कंट्रोल को वापस पा लेता है, जिसकी वजह से माहितो के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। और तभी माहितो के ऊपर एक और अटैक को लोड करता है, लेकिन तभी यहाँ पर माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है। ओकिची डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अब आ चुका है और तभी यहाँ पर ओकिची सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से माहितो की वाट तो लग जाती है पर वो माहितो के डोमेन से बाहर आ जाता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि शायद ओकिची इस फाइट को जीत चुका होता है। और तभी यहाँ पर केंजाकू ये नोटिस करता है कि वाह, ओकिची ने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने शायद माहितो को हरा दिया। और तभी यहाँ पर ओकिची केंजाकू के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसके बाद ओकिची ये सोचता है बस मुझे यहाँ पर केंजाकू को अब हराना है, इसके बाद मैं यहाँ पर जुत्सु हाई वापस चला जाऊंगा और सभी को मैं बता दूंगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा था और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिली है उन सभी को मैं उन्हें बता दूंगा और इसके बाद मैं मीवा एंड बाकी सभी से मिल पाऊंगा। और वो जैसे ही केंजाकू के ऊपर अटैक करता है और तभी यहाँ पर माहितो पूरा बैरियर तोड़ करके यहाँ पर उसके पास पहुंच जाता है। ओकिची शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है कि ये मरा नहीं। और तभी यहाँ पर माहितो उसके ऊपर उसने जो अटैक किया होता है और यहाँ पर अपने सभी रोबोट को यहाँ निकाल लेता है और ओकिची यहाँ पर सारे मेकामारू के साथ एंड वो अपने कर्स टूल के साथ माहितो से फाइट करना लग जाता है। और यहाँ पर माहितो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, वो ओकिची के बहुत ही सामने आ जाता है। और तभी यहाँ पर मीवा एंड मेकामारू का एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पर मीवा ये बता देती है कि वो मेकामारू से प्यार करती है और वो बोलती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रियल फेस देखना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मेकामारू का जो बड़ा सा रोबोट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और शायद यहाँ पर माहितो ने मेकामारू का काम तमाम कर दिया। और तभी यहाँ पर केंजाकू माहितो को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता था। माहितो बोलता है कि अरे मैं थोड़ा सा उसको हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने अपने डोमेन को जब डिस्कनेक्ट किया, जब उसको ऐसा लगा कि मैं हार चुका हूँ, पर तभी उसी वक्त मैंने उसकी वाट लगा दी। और तभी यहाँ पर केंजाकू जमीन में से एक कील टाइप निकालता है और तभी केंजाकू कहता है कि मैंने वेल में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करी है। और दूसरी तरफ हमें शिबुया का सीन दिखाया जाता है और हमें ये बताया जाता है अक्टूबर 31, 2018 को शाम के 7 बजे के बाद एक बहुत ही बड़ा सा वेल यहाँ पर लगा दिया जाता है और इस वेल के अंदर में आम लोग कैद हो चुके हैं। और इसके अलावा जुत्सु हाई में सॉर्सरर एंड असिस्टेंट इसके अंदर आ जा सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर सिग्नल पूरी तरीके से ब्लॉक है। और तभी हम यहाँ पर नानामी एंड मेगुमी और इनो को देखते हैं और तभी हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो वेल के अंदर है नॉर्मल लोग, वो सभी के सभी बोल रहे हैं कि गोजो को यहाँ पर लाओ। और तभी शिबुया के अंदर गोजो के नारे लग रहे थे। और अब अगले सीन में टीम जेनन को हम देखते हैं, जहाँ पर नोबितो, माकी एंड नोबारा को देखते हैं। और तभी यहाँ पर हम वो सभी लोगों को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी यहाँ पर गोजो की एंट्री हो जाती है और वो इस वेल के अंदर में आसानी से आ पाता है। और गोजो जैसे इस वेल के अंदर आता है उसे ये एहसास हो जाता है यहाँ पर एक और वेल है जो कि बीच में बनाई गई है और वहाँ पर भी नॉन सोर्सरर कैद है। और यहाँ पर गोजो ये समझ जाता है कि इनका प्लान क्या है। और तभी यहाँ पर हम दूसरी तरफ यूजी, ओई ओई मेमे को देखते हैं और तभी मेमे को ये पता चलता है फोन में यहाँ पर मेजिस्टाइन स्टेशन के अंदर में एक और वेल ड्रॉप हुई है, जहाँ पर ये तीनों ही जाएंगे। और तभी यहाँ पर हम गोजो को देखते हैं जो कि सेकंड वेल के अंदर में आ जाता है। गोजो कहता है कि शायद तुम लोग पूरी तरीके से तैयार होकर के आए हो। और तभी यहाँ पर हम जोगो, हानामी एंड चोजो को देखते हैं और तभी यहाँ पर यूजी और मेमे को देखते हैं जो कि शिबुया के अंदर होते हैं। तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि ये दोनों अलग अलग जाएंगे। और तभी अगले सीन में यूजी को देखते हैं जो कि एक स्पेशल गेट का इसके सामने खड़ा था। तभी उसके बगल में एक कील भी होती है, जहाँ पर यूजी ये समझ जाता है कि मुझे इनको जल्दी से हराना पड़ेगा। और तभी यहाँ मेमे भी ट्रांसफर ह्यूमन से फाइट करती है और यहाँ पर यूजी भी इसे हरा देता है। और दूसरी तरफ हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा प्लान्स भी आने लग जाता है, जिसके पीछे हानामी का हाथ होता है। तभी गोजो बोलता है कि अच्छा। और तभी यहाँ जोगो की बैरियर खोल देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग ट्रैप में आकर गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर गोजो ये समझ जाता है कि ये लोगों ने यहाँ पर एक बैरियर बनाया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ना ही हमला कर सकता हूँ ना ही भाग सकता हूँ, और अगर मैं अटैक करता हूँ तो नॉर्मल लोग घायल हो सकते हैं। और इसी की वजह से शायद इन लोगों ने ये बैरियर बनाया था यहाँ पर जो लोग नहीं थे और यहाँ पर ये लोग आ गए। और तभी हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर केंजाकू ये बोलता है कि हमें स्टेशन के अंदर में गोजो के सामने बहुत सारे नॉर्मल लोगों को रखना पड़ेगा और वो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा और वो अपना डोमेन एक्सटेंशन भी नहीं खोलेगा लोगों को बचाने के लिए। और तभी जोगो, हानामी एंड चोजो लोगों को मारने लगते हैं और फिर तभी जोगो गोजो के सामने आकर के एक आदमी को मार देता है। जोगो गोजो को धमकी देकर के ये बोलता है कि तुम जितना ही लोगे तो उतने लोग मारे जाएंगे। गोजो बोलता है कि अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन में लाकर तुम मुझे हरा दोगे। और इसके बाद गोजो अपना ब्लाइंड फोल्ड को हटा लेता है और ये देख करके जोगो की पसीने छूटने लग जाते हैं। और तभी हम फिर से पुराना सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर गेतो यानी कि जो केंजाकू है वो कहता है कि बस तुम लोग 20 मिनट तक संभाल लेना और उसके बाद मेरा यानी कि प्रिज्म रेल का समय आएगा। और तभी गोजो बोलता है कि ये घास फूस, हम तीसरी बार मिल रहे हैं ना, तो चलो मैं पहले तुम्हें निपटाता हूँ। और ये सुनते ही जोगो यहाँ पर तुरंत ही गोजो के ऊपर अटैक करता है और तभी यहाँ पर गोजो जोगो का हाथ पकड़ के तोड़ देता
देता है और फिर वो हानामी को पकड़ पकड़ के मारता है। फिर हानामी को ऐसा लगता है ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है, गोजो तो असल में जोगो के पीछे है और गोजो अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हानामी भी अपना पूरा फुल पावर का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पर जोगो उसे मना करता है कि ऐसा मत करना और फिर जैसे ही हानामी गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले गोजो उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। उसकी आंखों पे जो जड़ें थी, गोजो बोलता है कि ये जड़ ही तुम्हारी कमजोरी है ना, चलो इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। गोजो उसे उखाड़ करके फेंक देता है और तभी जोगो यहाँ पे बोलता है कि अरे हानामी तुमने ये क्या किया, हम लोग इतनी देर से इसीलिए सेफ थे क्योंकि हम लोग डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पर जोजो भी छुप के गोजो के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर जोगो भी बोलता है कि अगर तुमने हानामी को नहीं छोड़ा मैं यहाँ पर लोगों सबको जला के खाक कर दूंगा। और यहाँ पर गोजो अपनी इन्फिनिटी से हानामी को कुचल कुचल के मार डालता है और ये देखते ही जोगो यहाँ से भागने लगता है। वो इंसानों को फेंक फेंक कर गोजो के ऊपर मारता है और यहाँ पर जोगो चोजो की मदद लेकर के यहाँ से भाग जाता है और जोगो बोलता है कि साला 20 मिनट हो चुके, वो साला केंजाको क्या कर रहा है और उसे कितना टाइम चाहिए, हानामी उसकी वजह से मारा गया। और अब अगले सीन में हम टनल में देखते हैं जहाँ पर केंजाको बोलता है कि अभी नहीं, गोजो सातोरू को थोड़ा सा और थकने दो। और यहाँ पर जो चोजो गोजो के ऊपर जो अटैक कर रहा था और यहाँ पर माहितो भी आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिल करके यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारते हैं गोजो के सामने। और गोजो ये सब देख कर गोजो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी माहितो बोलता है कि अरे गोजो तुम्हारे सामने तो काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर चोजो भी यहाँ पर काफी सारे लोग अपने ब्लड मैनिपुलेशन से मार रहा होता है और अब यहाँ पर गोजो के पूरे सामने खून के लाशें फैल चुकी थी और यहाँ पर गोजो चुपचाप से खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही सीरियस तरीके से बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। और यहाँ पर गोजो ने एक सेकंड से थोड़ा ज्यादा डोमेन एक्सपेंशन तो अपना खोला होता है और यहाँ पर गोजो काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा तेजी में ट्रांसफिगर ह्यूमन को काफी ज्यादा तेजी में मार रहा है। और ये जो एक सेकंड की कम लिमिट थी वो सातोरू गोजो ने खुद तय की थी। इतने जो लोग यानी कि जो नॉर्मल लोग है वो इन्फिनिटी वॉइड में जिंदा रह पाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग थे यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। अपने डोमेन को डिसेबल करने के बाद इस जनरेशन का जो सबसे पावरफुल सॉर्सरर है आज की डेट का, उसने 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर ह्यूमन को मारा है, वो भी सिर्फ 299 सेकंड के अंदर में। और इसके बाद गोजो सच में काफी ज्यादा थक जाता है और तभी गोजो ये देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है और तभी यहाँ पर गेतो आता है। वो बोलता है प्रिज्म रेल गेट ओपन और इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि प्रिज्म रेल का गेट ओपन हो जाता है। गेतो कहता है कि भले से हमें 1 मिनट की जरूरत थी। जैसे ही अजीब सी एक आंख वाली चीज को गोजो जैसे पीछे देख करके हटता है तभी पीछे से गेतो आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हाल है गोजो, जिसे देखकर गोजो ये शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क्या ये नकली है? अरे नहीं, ये तो मेरे सामने ही खड़ा है, इसका मतलब क्या ये सच है गेतो, तुम अभी भी जिंदा हो? और जैसे ही खड़ा होकर गोजो सोचता है तभी उसी वक्त प्रिजन रेल उसे कैद कर लेता है और तभी गेतो बोलता है कि गोजो लड़ाई के बीच में से खो नहीं जाना चाहिए। गोजो बोलता है कि वाह, मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा हूँ और इस चीज के अंदर से कस एनर्जी फील नहीं हो रही है। गोजो बोलता है कि पहले तो ये बता कि तू कौन है जो कि गेतो की बॉडी के अंदर है। तभी वो बोलते है कि अरे मैं सुगोरो गेतो हूँ, भूल गए क्या गोजो? गोजो बोलता है कि कस एनर्जी और तुम्हारी ये बॉडी सब गेतो की तरह है, पर लेकिन मैं दिल ये कह रहा है कि तू गेतो नहीं है, तू कोई और है, तो जल्दी बता तू है कौन? गेतो बोलता है कि अरे यार कितनी अजीब बात है। गेतो अपने सर के ऊपर जो टाके लगे थे उसे खोलता है, तभी वो अपने सर को अलग करके देखता है, गोजो को ये दिखाता है कि लो ये देखो कि मैं कौन हूँ। वो बोलता है कि मैं एक बॉडी में से दूसरी बॉडी के अंदर में से जा सकता हूँ, तूने ये बॉडी को जब सुगो के हवाले किया था तब मैंने उसी वक्त इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और मैं एक बात बता दूं, इस आदमी का कर्स टेक्निक है, इसकी सारी मेमोरी सब कुछ मुझे मिल चुकी है और अब इस बॉडी का मालिक मैं हूँ। केंजाको कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हारी सील को 100 या 200 साल बाद मैं खोल दूंगा। गोजो सील होने से पहले ये कहता है कि तुम भूल चुके हो, लगता है कि इस बॉडी की बैंड किसने पहले बचाई थी। तभी केंजाको बोलता है कि यूताओ को सुना, हाँ मैं उसे देख लूंगा, कोई दिक्कत। तभी केंजाको बोलता है कि गोजो प्रिज्म रेल बंद होने वाला है, तो अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, तो अब आराम से प्रिज्म रेल में सोना तुम। और अब इसी के साथ गोजो प्रिज्म रेल में कैद हो जाता है। और अब अगले सीन में यूजी को देखते हैं जो कि उसके कान में मेकामारू का एक डिवाइस लगा हुआ होता है। तभी मेकामारू बोलता है कि यूजी मेरी बात को एक बार में ही सुन लेना, गोजो सातोरू सील हो चुका है। गोजो के कैद होने से पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो बोलता है, गोजो सुगोरू को आवाज लगाता है, वो गेतो को बोलता है तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कब तक इसे करने दोगे? और तभी अचानक से गेतो की बॉडी केंजाको का गला पकड़ लेती है, यानी कि खुद की बॉडी खुद को ही मार रही है। यानी कि यहाँ पर गेतो के सेंसर थोड़े से बहुत जाग चुके हैं, जो कि वो मर चुका था, पर लेकिन यहाँ पर केंजाको बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो माहितो को बताता है कि देखो ये सब क्या सीन चल रहा है। फिर यहाँ पर केंजाको और माहितो अपनी कर्स टेक्निक के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं कि देखो ये सब भी चल रहा है। तभी गोजो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारी बकबक देखना नहीं चाहता, जल्दी से मुझे कैद कर। और तभी केंजाको बोलता है कि अरे हाँ मुझे भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं तुझे पहले कैद कर देता हूँ। और इसके बाद प्रिज्म रेल गोजो को कैद कर देता है, जहाँ पर केंजाको के हाथ में प्रिज्म रेल होता है जिसके अंदर गोजो कैद होता है। और तभी यहाँ पर मेकामारू उई मेमे और यूजी को ये बता देता है कि गोजो प्रिज्म रेल में कैद हो चुका है और उन सभी को सभी चीजें समझा देता है कि गोजो अगर प्रिज्म रेल में कैद हो जाता है तब जो ये मेरा डिवाइस है जिससे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और वैसे मुझे केंजाको और माहितो ने ऑलरेडी पहले मुझे मार दिया है। और अब अगले पल हम ये देखते हैं जहाँ पर केंजाको प्रिज्म रेल को हाथ में पकड़ता है, तभी प्रिज्म रेल अचानक से जमीन में गिर जाता है और जमीन में काफी ज्यादा प्रेशर बनने लग जाता है। केंजाको ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बाप रे ये तो काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल निकला, इसने तो प्रिज्म रेल की हालत खराब कर दी। और हम सच में ये देख पाते हैं कि प्रिज्म रेल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। किंजाकू ये समझ जाता है कि गोजो को प्रोसेस करने के लिए प्रिज्म रेल को थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से प्रिज्म रेल यहाँ से हिल नहीं पाएगा, वो यही जगह रहेगा। और हम प्रिज्म रेल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो बड़ी ही मजे से लेट करके सोचते हैं कि प्रिज्म रेल में टाइम का अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। और तभी हम अगले सीन में शिबुया स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिची किसी को बताता है तुम वेल के अंदर जाओ, सिचुएशन के बारे में पता लगा। और इचिची यही सब बात कर रहा, तभी इचिची के सामने एक बंदा आ जाता है और तभी वही बंदा इचिची के पेट के अंदर 3 बार तलवार मार देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि कर्स यूजर हारुता होता है। और तभी इसको मार देता है, तभी पीछे से आती है उराओमे और ये बताती है कि जितने भी सूट वाले बंदे हैं तुम्हें उन सभी को यहाँ ढूंढ ढूंढ करके मारना है। और तभी यहाँ मेकामारू यूजी को बोलता है कि प्री-5 से गोजो को हिलाया नहीं जा सकता है। यूजी ये सभी चीजों को समझ जाता है, वो बिल्डिंग के टॉप में जाता है जहाँ पर वो नानामी का नाम चिल्लाता है, जहाँ पर नानामी को भी समझ जाता है कि यूजी हमें पुकार रहा है। तभी वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम यूजी की तरफ में बढ़ेंगे। और अब मेगामारू की वजह से यहाँ पर केंजाकू ये समझ जाता है कि बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर आने वाले हैं। तभी ये इन सभी कसिस्पी से पूछते हैं कि तुम किन से फाइट करने वाले हो। जोजो कहता है कि मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा नोबारा एंड यूजी से। तभी जोगो बोलता है कि नहीं, यूजी को नहीं मारना है, हम सुकुना को वापस लाएंगे फिंगर खिला करके। तभी माहितो बोलता है कि नहीं, मैं तो यूजी को मारूंगा। और अब माहितो बोलता है कि जो यूजी को पहले ढूंढेगा यूजी उसका होगा। और तभी टीम नानामी यहाँ पर यूजी से आकर के मिलती है। तभी मेकामारू उन सभी को ये सारी चीजों को समझा देता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी मेकामारू की बात को समझ करके नानामी ये डिसाइड करता है कि वो वेल के बाहर जाएगा और यहाँ वेल के अंदर में यूजी, मेगुमी और इनो रहेंगे। और वेल के अंदर कुछ भी होगा तीनों को हैंडल करना होगा। नानामी यहाँ पर इनो को इंचार्ज बना के चला जाता है। और तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं जहाँ पर यूजी, मेगुमी और इनो एक वेल के सामने होते हैं, जहाँ पर यूजी उस वेल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता उस वेल के, वो तीनों बाहर रहते हैं। और तभी ये तीनों ये समझ जाते हैं जिस किसी ने भी ये वेल को बनाया वो किसी टॉप बिल्डिंग के ऊपर होगा। और तभी शिबुया टावर के ऊपर हम 3 लोगों को देखते हैं जहाँ पर यही लोगों ने इस वेल को ड्रॉप किया होता है। तभी यहाँ पर यूजी आकर के इन लोगों पर अटैक कर देता है। और हम ये देखते हैं कि आवासा से यूजी और मेगुमी फाइट करते हैं और यहाँ इनो बिल्डिंग के ऊपर बुढ़िया और उसके बेटे से फाइट करता है। और हम ये देख पाते हैं कि यूजी और मेगुमी आवासा के ऊपर इतने अटैक करते हैं जिससे आवासा को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और तभी टावर के ऊपर ओगामी यानी कि उस बुढ़िया को देखते हैं जहाँ पर इनो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका पोता उसे बचा लेता है। और यहाँ पर वो बुढ़िया एक मंत्र को फूंक रही होती है और जैसे ही उस बुढ़िया का मंत्र कंप्लीट होता है तभी अपने पोते को बोलती है कि काम शुरू हो चुका है। तभी उसके पोते को देखते हैं उसके पीछे से काफी ज्यादा कस एनर्जी निकलती है। तभी उसका पोता एक चीज को निकाल के खा जाता है और तभी उसका पोता एक चीज में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और तभी हम इनो को देखते हैं जो कि इसके काफी पसीने छूट रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा किसी और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी हम उसी इंसान को देखते हैं जो कि वो तोजी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और तभी इनो तुरंत ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो बंदा इनो का हालत पूरी तरह से खराब कर देता है, यानी कि तोजी उसका पूरे तरीके से बैंड बजा देता है और वो इनो को मार मार करके उसका भूत बना देता है। और तभी यहाँ यूजी और मेगुमी आवासा के ऊपर फाइनल अटैक मारने वाले थे। और तभी हमें आवासा के कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जितना पावरफुल अटैक उसे लगेगा उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और जितना कमजोर सा अटैक उसके ऊपर लगेगा उसकी बैंड बच जाएगी। और अब मेगुमी और यूजी यहाँ बहुत अपना दम लगा के इसे मारते हैं आवासा के ऊपर, लेकिन आवासा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये समझ जाते हैं कि हल्का सा अटैक इसका काम तमाम हो जाता है तब ये हल्का हल्का अटैक करके ये दोनों ही मिलकर के आवासा का बैंड बजा देते हैं। और तभी अगले सीन में नानामी का सीन दिखाया जाता है जो कि वेल के बाहर आया होता है, उसके सामने इचिची की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी यहाँ थोड़े से सदमे में चला जाता है, उसे यहाँ पर इचिची और एक और बंदे की याद आती है और नानामी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि जिस किसी ने भी ये किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी हमें मेमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कर्स स्पिरिट को मार रही होती है। और तभी हम ये देखते हैं कि यूजी और मेगुमी इस बुढ़े का काम तमाम कर देते हैं। तभी यूजी ये नोटिस करता है कि इनो बिल्डिंग के नीचे से गिर रहा होता है। तभी यूजी तुरंत ही उसे आकर के पकड़ लेता है। तभी मेगुमी ये देखता है कि आखिरकार इसकी हालत ऐसे किसने कर दी। और तभी हम उसी बुढ़िया का पोते का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि ग्रैनी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, वो लैग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं और तभी वो बुढ़िया उसे ऑर्डर देती है कि नीचे जाओ सारे के सारे सॉसेज को मार दो। तभी वो बोलता है कि अरे बुढ़िया मुझे ऑर्डर क्यों दे रही है तू। और भाई साहब तोजी इस बॉडी में कंट्रोल कर लेता है, यानी कि तोजी अब वापस आ चुका है। और तभी बुढ़िया ये देख कर डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने सिर्फ बॉडी की पावर जगाई थी ना कि मैंने सोल को बुलाया था। तोजी बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है। बुढ़िया ये बोलती है कि मैंने ये पूरा ध्यान रखा था कि सोल वापस ना आए। तोजी बोलता है कि अच्छा ठीक है बुढ़िया चुप हो जाए, मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल इसीलिए वो तेरे पोते से जीत गई। और तभी तोजी बोलता है कि तूने क्या कहा था कि सारे सॉसेज को मार दो, तू भी तो एक सॉसेजर है, चलो पहले तेरा काम तमाम करते हैं। तभी तोजी इस बुढ़िया को मार देता है। तभी अगले सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो कि नोबारा से फाइट कर रही होती है, लेकिन हारुतो यहाँ पर एक सुपरवाइजर का पैर काट देता है। लेकिन यहाँ पर नोबारा हारुतो से फाइट करती है, उस सुपरवाइजर को बोलते है कि यहाँ से निकल जाओ, जैसे जैसे करे सुपरवाइजर यहाँ से निकल जाती है। और तभी यहाँ पर नानामी की भी एंट्री हो जाती है। तभी यहाँ पर हम नानामी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और हमने कभी नानामी को इतने गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन वो इतनी
बार हारुतो को मारता है, इतनी बार मारता है, और तभी नानामी ये समझ जाता है इस बंदे के पास लाइफ लाइन है, लेकिन नानामी फिर भी उसे मारता है, इतनी गंदी मार मारता है, इतनी गंदी मार, वो बंदा रोने लग जाता है, वो भीख मांगता है कि यार मुझे छोड़ दो, पर लेकिन नानामी फिर भी नहीं छोड़ता, उसे और मारता है, और नानामी एक फाइनल पंच मार करके हारुतो का काम यहीं तमाम कर देता है। और तभी नानामी यहाँ नोबारा एंड सुपरवाइजर को बता देता है कि गोजो के साथ क्या हुआ और बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। और तभी दूसरी तरफ हम गेतो का सीन देखते हैं जहाँ पर मेमे उसके पास आ जाती है, और तभी गेतो बोलता है कि कैसी हो मेमे, तभी मेमे बोलती है कि अरे वाह, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, बल्कि थोड़ी देर पहले कर्स स्पिरिट को तुमने ही भेजा था मुझे मारने के लिए। तभी मेमे बोलती है कि अगर क्या होगा कि मैं ही तुम्हें मार दूं। तभी यहाँ पर गेतो जो कि केंजाकू होता है वो यहाँ पर एक कर्स स्पिरिट को ला देता है जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्स होता है, और तभी केंजाकू बोलता है कि पहले इससे निपट लो, उसके बाद मैं तुमसे निपट लूंगा, ठीक है। और इतना बोलते ही केंजाकू यहाँ से चला जाता है। तभी वही स्पेशल ग्रेट कर्स अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, और तभी हम मेमे को देखते हैं जो कि वही डोमेन के अंदर थी। तभी उसके ऊपर एक कॉफिन आ जाता है और फिर उसके ऊपर चट्टान गिराने लग जाता है, और तभी मेमे आसानी से वो चट्टान वट्टान को काट देती है। और तभी मेमे बोलती है कि काफी समय हो चुका है कि मेरी जान को ऐसे खतरे में देख करके मुझे ही कुछ नहीं हो रहा है। और ये देख करके छोटा भाई ओयू ये देख कर काफी खुश हो जाता है कि मेरी दीदी काफी औसम है। और इसके बाद नानामी इन दोनों से कहता है कि तुम लोग सेफ रहना, मैं माकी जेरन के पास जा रहा हूँ उनके साथ रिलूट करने। और तभी हम यूजी का सीन देखते हैं जो कि शिबुया स्टेशन में एंटर कर जाता है, और जैसे ही नीचे देखते हैं उसके सामने चोजो होता है। तभी चोजो बोलता है कि मैं अपने भाइयों का बदला तुमसे लूंगा। तभी चोजो अपना तुरंत ही अटैक यूजी के ऊपर कर देता है, और तभी यहाँ पर चोजो और यूजी की काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी यूजी एक पंच मारता है, तभी चोजो उसे ब्लॉक कर देता है, और साथ ही साथ वो यूजी के ऊपर अटैक भी करता है जिससे कि यूजी को काफी दर्द भी होता है। और तभी यूजी एक और पंच मार देता है बिल्कुल ब्लैक फ्लैश की तरह। तभी चोजो थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन फाइट में थोड़ी देर लोग रुक जाते हैं। तभी चोजो बोलता है, चोजो यूजी से पूछता है कि मेरे भाइयों के मरने से पहले क्या मेरे भाइयों ने तुम्हें कुछ बताया था। फिर यूजी सोचता है कि ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन यूजी को ये याद आ जाता है कि उसके आखिरी सब यही थे कि वो कुछ कह नहीं रहे थे बल्कि वो लोग रो रहे थे। और ये सुनकर चोजो को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से यूजी को मारने लग जाता है, और यूजी उसके ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेगामारू उसे बताता है कि वॉशरूम में जाकर के उससे फाइट करो। फिर मेगामारू एक प्लान बनाता है जिसकी वजह से चोजो वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर वो यूजी से फाइट करता है, और यहाँ यूजी चारों तरफ पानी फैला देता है जिसकी वजह से चोजो का ब्लड मैनिपुलेशन काम नहीं करता। यहाँ पर यूजी उसके ऊपर काफी ज्यादा हेड बॉडी मारता है, काफी ज्यादा पंचेस भी मारता है। यहाँ पर यूजी सोचता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन और यहाँ चोजो जो भी वेपन बनाने की कोशिश करता है अपने ब्लड की वजह से वो पानी बदल जाता है, और यहाँ पर चोजो को थोड़ी सी परेशानी हो रही है यूजी से निपटने में। और तभी यूजी एक ब्लैक फ्लैश सा पंच मारता है उसकी छाती पर, लेकिन चोजो अपनी छाती पे अपने ब्लड की वजह से उस जगह को हार्ड चीज में अपने ब्लड की वजह से कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तुरंत ही यहाँ पर चोजो एक पंच मार देता है यूजी के ऊपर। और हम ये देख पाते हैं कि चोजो ने यूजी का हाथ पूरी तरीके से डैमेज कर दिया होता है, और इस चीज की वजह से यूजी के ऊपर होश उड़ जाता है, और यहाँ पर चोजो से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब चोजो बोलता है कि मरने के बाद मेरे भाइयों से माफी मांगना। और तभी सुकुना जो कि यूजी के बॉडी के अंदर में था वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर नाला थे, तुम ऐसे लल्लू पल्लू से हार गए। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई चोजो को कुछ होने लग जाता है, और हम ये देख पाते हैं कि चोजो के सर में काफी दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चोजो एक मेमोरी को याद करता है जिसमें वो देखता है कि यूजी भी उसका भाई है। और अब चोजो को कुछ समझ में नहीं आता, अपना सर पकड़ के घूमने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या यूजी भी। चोजो ऐसी मेमोरीज देखता है जहाँ पर वो लोग पिकनिक में होते हैं, जहाँ पर यूजी उसे खाना खिलाता है, और अब यहाँ पर चोजो को ऐसी मेमोरीज आ रही है कि यहाँ पर यूजी उसका भाई है। और तभी इसी की वजह से चोजो यहाँ पर यूजी को नहीं मारता, वो यूजी से थोड़ी दूर चला जाता है, और तभी इसी पल यूजी बेहोश हो जाता है। और तभी हम मेमे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्पेशल गेट कर्स से फाइट कर रही होती है। तभी वो उसके बारे में पता करने लग जाती है, और मेमे हमें बताती है कि सबसे पहले इसने अपने टारगेट को कॉफिन में बंद कर दिया, और उसके बाद उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया, और 3 तक गिनती करी, और उसके बाद उसने वो स्टोन गिरा दिया उसके ऊपर। और अब मेमे ये समझ जाती है कि वो इस स्पेशल गेट कर्स के जो डोमेन है उसके अंदर फंस चुकी है। अगर वो 3 तक गिनने से पहले अगर इससे बाहर नहीं आई तो वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ फंसने वाली है। अगर वो इसके डोमेन से बाहर नहीं निकली तो उसका काम भी तमाम हो सकता है। और हम देखते हैं कि मेमे उई के पास आ जाती है, और इस डोमेन के अंदर मेमे के 2 कौवे भी होते हैं, और हम देखते हैं कि वो एक कौवे के अंदर अपनी कर्स एनर्जी को डालती है, जिसकी वजह से वहाँ भी एक कॉफिन बन जाता है, जिसके बाद वो 3 तक काउंट होते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर भी एक स्टोन गिर जाती है, जिसकी वजह से एक कौवे का काम तो तमाम हो जाता है। मेमे ये सोचती है कि अगर वो उई को टारगेट बना देगी तो वो आसानी से फ्रीली मूव कर पाएगी। और तभी मेमे बोलती है कि उई का क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। उई इसके लिए मान जाता है, वो कर्स स्पीड के सामने आ जाता है, और तभी वो कर्स स्पीड उई के ऊपर ताबूक ला देता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही काउंट करता है तभी उससे पहले मेमे उसके ऊपर आकर के उसके दोनों हाथ काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उई अपना सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, और हम ये देखते हैं कि वो कर्स स्पीड मेमे के पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने कर्स स्पीड के पावर को उस कौवे में डाल करके उसका इस्तेमाल करके उस कर्स स्पीड का चिथड़े उड़ा भी देती है। और इसके बाद उई और मेमे डोमेन से बाहर आ जाते हैं। उसके सामने केंजाकू होता है, वो बोलता है कि मैं जितने भी सोर्सर से मिला हूँ तुम उन सभी से काबिल हो, काफी ज्यादा स्किल्ड भी हो। और वहीं दूसरी तरफ हम नानामी एंड माकी नोबितो का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब ट्रेन स्टेशन पे आ चुके होते हैं तभी उनके सामने आता है ड्रैगन, और हम देखते हैं नानामी एंड माकी इससे फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी नोबितो पलक झपकती उसे केस के अंदर में बंद कर देता है। और तभी यहाँ पर ड्रैगन जोगो, माहितो और हानामी को याद करता है। जब उसे ये पता चलता है कि हानामी मर चुका है तब ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा
आता है वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाता है। और तभी ड्रैगन यहाँ पर अपनी वाटर की पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर नोबितो को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और तभी माकी एंड नानामी अपने वेपन से इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आती। और तभी हम नोबितो को एक कमाल का टेक्निक को देख पाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ पर नोबितो एक सेकंड के लिए उसे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से नोबितो अपना जितना भी अटैक होता है उसके ऊपर डाल देता है। और यहाँ पर अगर एक भी गलती हो तो यहाँ पर खुद भी नोबितो स्टॉप हो सकता है। और अगर नोबितो ये तकनीक बहुत ही अच्छे से संभालेगा तो वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है ड्रैगन के खिलाफ। अब ये सब देखकर ड्रैगन तुरंत ही अपना डोमेन एक्सप्रेशन खोल देता है और तभी ये तीनों ही बीच में आ जाता है, जो कि ड्रैगन का डोमेन होता है। तभी यहाँ पर फिश टाइप का एक शिकिगामी इनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी ड्रैगन यहाँ पर बहुत सारे शिकिगामी को नानामी के ऊपर फेंक देता है और वो माकी बहुत ही कमजोर है, उसके ऊपर टारगेट बनाता है। लेकिन यहाँ पर नोबितो अपने सिंपल डोमेन की तरह एक अपना बैरियर बना लेता है, जिसके वजह से जितने भी उसके ऊपर अटैक होते हैं वो सभी रिवर्स हो जाते हैं। और यहाँ ड्रैगन अपनी पावर की वजह से नानामी एंड नोबितो को बार बार अटैक करे जा रहा होता है अपनी शिकिगामी फिश की मदद से। और यहाँ पर माकी के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और माकी ये समझ जाती है कि ड्रैगन मुझे कमजोर समझ रहा है, तो माकी सीधा उसे बोलती है कि अगर मैं कमजोर हूँ तो पहले मुझे खत्म करो। और ये सुनते ही ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी पानी के अंदर से मेगुमी आता है, वो यहाँ माकी को एक वेपन देता है। और यहाँ पर नानामी को सभी शिकिगामी ने घेर रखा था, जिसकी वजह से नानामी उन सभी को मारता हुआ मेगुमी के पास आ जाता है। और यहाँ नानामी का हालत भी काफी ज्यादा खराब था। और यहाँ पर हम देखते हैं नोबितो को, तो उसने पूरे एक हाथी खत्म कर दिया नोबितो को ड्रैगन ने। और यहाँ ड्रैगन इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मेगुमी भी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल के रखता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ड्रैगन जो अटैक कर पा था शिकिगामी से वो अब अटैक नहीं कर पा रहा था। और मेगुमी इन सभी को बोलता है कि मैं बाहर से एक होल करके अंदर आया था, तो मैं यहाँ पर भी एक होल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम सभी यहाँ से स्किप कर सकते हो। यानी कि मेगुमी इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालने वाला है ताकि ये ड्रैगन को खत्म कर पाए। और तब ये तीनों ही मेगुमी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तब ड्रैगन ये समझ जाता है कि ये सभी भागने वाले हैं। और जैसे ही मेगुमी इस डोमेन के अंदर में एक होल ओपन करता है, यानी कि अब ये तीनों ही पोर्टल से बाहर निकलने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर में से किसी का हाथ बाहर आता है, और ये और कोई नहीं बल्कि तोजी होता है। और हमें ये बताया जाता है कि मरीन ओगा में जिसका जो ये जादू था, जिसकी वजह से तोजी ने अपना कंट्रोल पा लिया था इसकी बॉडी में। सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि तोजी का जो सोल है वो काफी ज्यादा पावरफुल था इसके बॉडी के कंपैरिजन में। और अगर तोजी को खत्म करना है तो इसकी पूरी बॉडी को खत्म करना होगा, जिसकी वजह से तोजी तभी खत्म हो पाएगा। और अब तोजी तुरंत ही डोमेन के अंदर में आ जाता है, वो माकी से उसका वेपन छीन लेता है और फिर तोजी ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ड्रैगन जब ये सेंस करता है कि इसके अंदर कोई भी कस एनर्जी नहीं है तो इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। यही उसकी गलती होती है, जिसकी वजह से तोजी उसे पटक पटक के मारता है। और फिर तभी ड्रैगन अपने बड़े बड़े शिकिगामी को भी निकालता है, लेकिन तोजी उन्हें भी पटक पटक के मारता है। और तोजी को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, वो ड्रैगन का हालत खराब कर देता है। और माकी ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि इसके पास भी मेरी तरह कस एनर्जी नहीं है। और लेकिन यहाँ पर नोबितो ये समझ जाता है कि ये तोजी है। और अब तोजी उसी वेपन को एक तेज धार में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी नोबितो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तोजी उसको पूरी तरीके से मार करके खत्म कर देता है। और फिर तोजी उसे एक्सरसाइज कर देता है, जिसके बाद ये सभी लोग डोमेन से बाहर स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग देखते हैं कि इसके पास तो कस एनर्जी भी नहीं है, लेकिन उसने ड्रैगन को हरा दिया। और तभी ये सभी लोग सोचते हैं कि ये बंदा हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये किसकी साइड में रहेगा। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि मेगुमी यहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर तोजी ने उसे यहाँ पर बाहर लाया होता है। और अब यहाँ पर तोजी और मेगुमी की फाइट होने वाली है। और तभी यहाँ पर माकी और नानामी को ये पता भी नहीं चलता कि तोजी कैसे मेगुमी को बाहर ले गया। और जैसे ही तोजी यहाँ से बाहर जाता है, तभी जोगो की यहाँ पर एंट्री होती है। वो ड्रैगन का हाथ अपने हाथ में लेता है और जोगो ये सोचता है शायद ये तीनों ने ड्रैगन को मारा है, जिसके बाद नानामी एंड माकी को जला देता है। और इसके बाद हम नोबितो को देखते हैं, जो कि अपने टेक्निक से जोगो से बच रहा होता है, लेकिन लास्ट में जोगो उसे भी जला देता है। और यहाँ पर नोबितो मारा जाता है। और जोगो नोबितो के पास होता है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने सुकुना की फिंगर को निकाला है, जिसकी वजह से जितने भी कर्स होते हैं वो सुकुना की फिंगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अब अगले सीन में हम ये देखते हैं जहाँ पर यूजी बेहोश होता है। तभी नाना को यहाँ पर सुकुना की फिंगर यूजी को खिला देती है, जिसकी वजह से यूजी के फेस में टैटू आ जाता है सुकुना वाला। और जोगो तुरंत यहाँ पर आ जाता है, वो बोलता है कि कितनी सुकुना की फिंगर तुमने यहाँ पर खिलाई है यूजी को। और वो दोनों ही बोलती है कि हम नहीं बताएंगे। तभी जोगो बोलता है कि तो ठीक है तो मरो। लेकिन जोगो अपने आंख से उसे जला देता है, लेकिन जलाने से पहले वो लोग दोनों अपना कुछ टेक्निक को यूज करते हैं। और तभी जोगो इन दोनों को निपटा देता है। वो यूजी के पास खड़ा होता है, तभी वो पुराने बातों को सोचता है, जहाँ पर अगर यूजी को सुकुना की 10 फिंगर को एक साथ खिला दी जाए तो सुकुना यहाँ पावर में आ सकता है। और तभी जोगो ये डिसाइड कर लेता है वो सुकुना को सारी फिंगर को खिलाएगा जो उसके पास है। वो 10 के 10 फिंगर यूजी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद सुकुना जाग जाता है। और तभी साइड में हम देखते हैं कि मेमे को नाना को दोनों ही जिंदा होती है अपनी टेक्निक की वजह से। और जोगो उन दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुकुना यहाँ जोगो का हाथ काट देता है, क्योंकि जोगो ने उसका मुंह ऐसे पकड़ के रखा होता है, यानी कि अब ये यूजी नहीं बल्कि सुकुना है। और तभी जोगो डर के मारे दोनों बहनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। और हम सुकुना का एटीट्यूड देखते हैं, जो कि बोलता है कि एक सेकंड के लिए भी मत हिलना। और अब सुकुना उठ करके इनके सामने आता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सुकुना बोलता है कि तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है। और तभी वो जो दोनों बहनें होती है वो तुरंत ही नीचे झुक जाती है। तभी यहाँ पर जोगो जो होता है वो अपने एक टांग के ऊपर झुकता है। और तभी हम ये देखते हैं कि सुकुना का एक अटैक जोगो का आधा सर कट जाता है। सुकुना बोलता है क्या तू कहीं का टीस मार खान है जो इसी आधा झुका है, सर पूरी तरीके से झुका। और सुकुना के एक तगड़ा अटैक, जिसकी वजह से जोगो का हालत खराब हो जाता है। और अब सुकुना सोचता है कि
इन दोनों ने मुझे एक फिंगर खिलाई तो मैं इनकी बात तो सुन ही सकता हूँ। और तभी वो दोनों लड़कियां सर झुका करके बोलती है कि एक शख्स जो कि गेतो बन करके घूम रहा है, आप प्लीज उसे मार दीजिए हमारे लिए। सुकुना बोलता है कि ठीक है, अपना सर ऊपर करो। जैसी एक लड़की सर ऊपर करती है तुरंत ही सुकुना उसका सर को काट देता है। सुकुना बोलता है कि ऐसे ऑर्डर देने से पहले सोच लेना। साली बताती है मुझे दूसरे फिंगर की लोकेशन। लगता है कि ये अपनी औकात को भूल चुके हैं। और यहाँ पर नाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने फोन से सुकुना के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि सुकुना उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के मार देता है। और इसके बाद सुकुना जोगो की तरफ में बोलता है। सुकुना बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? जोगो बोलता है कि नहीं, मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। सुकुना बोलता है क्या? जोगो बोलता है कि हमारा मकसद था सिर्फ तुम्हें जिंदा करना। जोगो बोलता है कि आप अभी तक यूजी के बॉडी में पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उससे आप कुछ डील वगैरह कर लो। सुकुना बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे अपने प्लान भी है। और तभी यहाँ पर सुकुना जोगो से एक डील करता है। सुकुना बोलता है कि ठीक है, चलो हम एक फाइट करते हैं, जहाँ पर अगर तुम एक सिंगल अटैक मेरे ऊपर कर दोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगा, यानी कि मैं तुम लोग के साइड आकर के फाइट करूंगा, और बदले में मैं सारे सॉर्सरर्स को मार दूंगा सिर्फ एक को छोड़कर। और हम ये देखते हैं कि अगली पल जोगो एंड सुकुना की फाइट शुरू हो जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि जोगो की ऐसी तेजी हो चुकी होती है क्योंकि सुकुना और उसका पावर जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सुकुना बोलता है कि तुम्हारे पास जो चीजें सबका दम लगाओ। इतना सुनते ही जोगो अपना सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पर करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले सुकुना से बहुत ही मार खाता है। लेकिन वो अपना वन ऑफ द सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पर सुकुना के ऊपर कर देता है। और तभी हम जोगो की पावर देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा गोला बना लेता है, जो कि वो सुकुना के ऊपर फेंकने वाला है। और तभी सुकुना भी ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और तभी उसी फाइट में यहाँ पर हम कुसाकाबे एंड पांडा को देखते हैं, उसके साथ और दो लोग आगे में थे। और तभी ये दोनों सोचते कि भाई आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, किसकी फाइट चल रही है। और तभी ये सभी समझ जाते हैं कि किसी खतरनाक बंदे की फाइट चल रही। तभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सुकुना आ जाता है। ये बोलता है कि जो भी हिलेगा मैं उसे मार दूंगा, इसीलिए मेरे सारे पर ही हिलना। और जोगो का वो अटैक यहाँ पर सामने आता ही जा रहा था। यहाँ पर सबकी हालत खराब हो चुकी होती है, अगर वो हिलेंगे तो सुकुना उसे मार देगा। और जैसे ही सुकुना सिग्नल देता है तभी तुरंत ये सभी लोग एक ही सेकंड के अंदर में गायब हो जाते हैं। और ये बड़ा सा अटैक जमीन से टकरा जाता है, लेकिन सुकुना को तो कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ का इलाका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अब जोगो सोचता है कि इसके आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर होंगे वो तो बचे नहीं होंगे, शायद सुकुना को डैमेज लग ही गया होगा। और तभी यहाँ पर जोगो के सामने सुकुना आ जाता है। वो बोलते हैं कि बस इतना ही दम था। और फिर सुकुना उसके ही अंदाज में फायर से फाइट करके जोगो को मार डालता है। और तभी इसी बीच हम मेगुमी और तोजी की फाइट भी देखते हैं, जहाँ पर तोजी मेगुमी को बहुत ही ज्यादा मारता है। जहाँ पर मेगुमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसे भगा भगा करके मारता है। और यहाँ पर मेगुमी अपने बहुत सारी शिकिगामी यानी रैबिट को समन कर लेता है। और इन रैबिट की वजह से वो तोजी के ऊपर अटैक भी करता है, खुद बचता है तोजी के अटैक से इन रैबिट की वजह से। और तभी मेगुमी ये सोचता है कि साला स्पीड के मुकाबले में तो सुकुना का भी बाप है। और तोजी के अटैक करने की वजह से यहाँ मेगुमी का हालत खराब हो जाता है। और जैसे ही तोजी एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मेगुमी के सामने, तभी वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पीछे हट जाता है। और यहाँ पर मेगुमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। वो अपने सारे शिकिगामी का इस्तेमाल करके भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहा है। और तभी तोजी सोचता है क्या 10 शैडो की टेक्निक। और तभी तोजी अपने बेटे के बारे में सोचता है। उसने जिनिंग क्लास में उसे भेज दिया था ताकि उसकी परवरिश वहाँ पर उससे अच्छी हो सके। और तभी तोजी यहाँ पर उससे उस लड़के का नाम पूछता है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम मेगुमी है। और इतना सुनते ही तोजी उस कस्ट टूल से अपने सर के अंदर वार कर लेता है। और ये सुनकर के वो खुश होता है कि उसका नाम में जनिन नहीं आया, और अपने बेटे से ही वो फाइट क्यों करता है, इसीलिए वो मर जाता है। और तभी तोजी जैसे ही नीचे गिरता है तभी मेगुमी ये सोचता है कि इसने अपने आप को क्यों मार लिया। जैसे ही मेगुमी से चेक करने के लिए आगे जाता है तभी वो देखता है कि इस बंदे का तो चेहरा ही चेंज हो चुका है। और अब तोजी ने तो अपनी जान तो ले ली, यहाँ पर लकीली मेगुमी बच जाता है। तभी मेगुमी को देखते हुए काफी डैमेज भी ले लेता है। वो अब लड़ने की हालत में नहीं था, तब वो सोचता है कि वो सोगो के पास जाएगा। और तभी जैसे ही मेगुमी यहाँ से निकलता है तभी इसी पल हारुता आकर के मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें ये पता चलता है कि नानामी जब इसको मार रहा था तब इसका पास एक आखिरी लाइफ लाइन था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बच गया था। और अब ये साला हरामी यहाँ पर मौका का फायदा उठा करके मेगुमी को मार रहा था। और मेगुमी यहाँ पर घायल था, जिसकी वजह से वो ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था। और तभी हम सुकुना का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने जोगो को मार दिया था। और तभी हम देख पाते हैं ये सारा इलाका पूरी तरीके से बेकार हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि सुकुना के पीछे ओराओ में आ जाती है। और तभी सुकुना से देख करके पहचान जाता है। वो बोलता है कि ओराओ में हम बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। और तभी हमें फिर से मेगुमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाओता ने उसे पीछे छुप करके उसके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर मेगुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी मेगुमी सोचता है कि अब मुझे वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि मेगुमी अपने दोनों हाथ आगे करता है। तभी वो बोलता है कि 800 स्वॉर्ड डाइवर्जन सेला डिवाइन जनरल महोरागा। और ये देख करके हाओता से रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत ही लेट हो जाते हैं। यहाँ पर मेगुमी समन कर लेता है जनरल महोरागा को। और यहाँ मेगुमी महोरागा को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो बोलता है कि मैं तो मरूंगा, लेकिन साथ में तुझे भी लेकर के मरूंगा। और इतना बोलते ही महोरागा मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर मेगुमी बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पर समझ लो मेगुमी का काम तमाम हो ही चुका है। बस यहाँ पर हारुता अगर मर जाएगा, जहाँ पर महोरागा उसे मार देगा, तब ये रिचुअल भी यही खत्म हो जाएगा। और तभी हम सुकुना को देखते उसे ये सेंस हो जाता है कि कोई ना कोई पावरफुल सी चीज यहाँ पर समन की गई है। और तभी वो ओराओमे को बोलता है कि मुझे कोई काम है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ समय की बात और है, मैं पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगा।
जाऊंगा। और अब सुकुना जाने से पहले ओरामे को बोलता है कि तैयारियां चालू रखना, और ओरामे बोलती है कि लॉर्ड सुकुना मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी, और सुकुना यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जैसे ही मोहोरागा हारुता को खत्म करने ही वाला था तभी यहाँ पर सुकुना आकर के पलक झपकते ही हारुता को बचा लेता है, और यहाँ पर ये सभी चीजों को देख करके ये मोइना लगा लेता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो एकदम से पूरी सिचुएशन समझ जाता है कि मेगुमी यहाँ घायल है, और ये किसी तरीके एक्सोसिजन वाला रिचुअल है जहाँ पर हारुता अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेगुमी भी खत्म हो सकता है। और अब यहाँ सुकुना ने हारुता को बचा करके ठीक किया, क्योंकि वो मेगुमी को मरने नहीं दे सकता है। और इसके बाद हम सुकुना को देखते जो कि मेगुमी को हील करने लग जाता है, और वो ये कहता है कि मेरे लिए भी तुम्हारे पास कुछ प्लान्स है, इसलिए अभी मरना मत। और अब सुकुना ये समझ जाता है कि उससे अगर ये रिचुअल को रोकना है तो उसे मोहोरागा को मारना होगा, और अब इसीलिए वो मोहोरागा से फाइट करने वाला है। और हम देखते हैं मोहोरागा ही फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और ये फाइट भाई नेक्स्ट लेवल चलने वाला है। यहाँ पर सुकुना भी मारता है, यहाँ पे मोहोरागा भी मारता है, लेकिन मोहोरागा को जो अटैक लग रहे होते हैं मोहोरागा उसे रिवर्स कट टेक्निक से ठीक करके फाइट कर रहा होता है। और सुकुना मोहोरागा के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन मोहोरागा यहाँ पर धीरे धीरे से अडैप्ट करने लग जाता है। मोहोरागा के सर में जो चक्रा होता है, सुकुना के हर एक अटैक के बाद वो चक्रा एक बार घूमता है, और इस फाइट के अंदर में बस ट्रेन वगैरह सब हवा में उड़ रही होती है, और पूरी जगह का बैंड भी बच चुका होता है मोहोरागा एंड सुकुना के फाइट की वजह से। और यहाँ पर सुकुना चिल्ला चिल्ला करके अपना कर्स टेक्निक को मोहोरागा को दिखलाता है और बोलता भी है। और लेकिन आखिर तक इन दोनों की फाइट चलती रहती है। पूरा आधा सिटी भी तबाह हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मोहोरागा सुकुना के बहुत सारे अटैक को अडेप्ट कर चुका होता है। लेकिन तभी सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, और वो मेगुमी को इस डोमेन से बचाना चाहता है, इसलिए वो 200 मीटर का रेडियस को 146 मीटर कर देता है। और यही एक तरीका है मोहोरागा को हराने का। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब वो यही प्लान करता है, मोहोरागा की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो उसी का इस्तेमाल करके मोहोरागा को हराने वाला है। जब यहाँ मोहोरागा एक बार रीजनरेशन करना शुरू कर देता है, और अब सुकुना ये समझ जाता है कि वो एक ही अटैक से मोहोरागा को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे अपना अटैक को चेंज करना होगा, यानी कि उसको हर बार अलग अलग अटैक करना होगा मोहोरागा को हराने के लिए, वरना मोहोरागा उसे रीजनरेट कर लेगा और वो हर एक अटैक को अडेप्ट भी कर लेगा। और अब सुकुना इसीलिए अटैक को चेंज करके अपने फ्लेमिंग एरो से मोहोरागा का काम तमाम कर देता है, और अपने इस अटैक से वो जनरल मोहोरागा को मार देता है। और अब मोहोरागा की एक्सरसाइज हो जाने के बाद सुकुना ये देखता है कि यहाँ हारुता खड़ा होता है। हारुता के यहाँ पर सिट्टी बिट्टी गुलाती है, वो काफी डर जाता है। यहाँ पर सुकुना बोलता है कि शकल क्यों दिखला रहा है, यहाँ से निकल जल्दी। और हारुता जल्दी से यहाँ से निकलने लग जाता है। वो सोचता है कि फाइनली वो बच चुका है, लेकिन जैसे वो सुकुना के डोमेन के रेडियस के अंदर पहुंचता है तभी उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सुकुना अचानक से मेगुमी को उठा करके सोको और मासा मिसिको के पास लेकर के आ जाता है, और वो यहाँ मेगुमी को रख करके गायब हो जाता है। मासा मिसिको ये सोचता है कि एक पल के लिए शायद यहाँ पर यूजी आया था, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि ये सुकुना था जो कि यहाँ से जा चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ सुकुना वापस से आ जाता है, जहाँ पर उसने मोहोरागा से फाइट की थी, जहाँ पर वो आकर के यूजी को बॉडी का कंट्रोल दे देता है। जहाँ पर यूजी जब अपने आंखों से ये देखता है कि सुकुना ने कितने सारे लोगों को मारा है उसकी बॉडी यूज करने के बाद, और यूजी ये सभी चीजों को देख करके सोच कर काफी ज्यादा टूट जाता है। यहाँ पर वो रोने भी लग जाता है, क्योंकि सुकुना ने आधे से ज्यादा सुबुया को खत्म कर दिया था और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। और तभी हम अगले सीन में नानामी को देखते हैं, जो कि ट्रांसफिगर ह्यूमन से फाइट कर रहा होता है, और जो के अटैक करने के बाद यहाँ पर नानामी बच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नानामी यहाँ सोचता है कि वो एक बीच में अपनी लाइफ को बस एंजॉय करना चाहता था, वो यहाँ का सिर्फ और वो फाइट करना नहीं चाहता था, इसीलिए बस वो सभी चीजों से निकलना चाहता था। लेकिन यहाँ फिर भी नानामी ट्रांसफिगर ह्यूमन से फाइट करता है, उन्हें मारते हुए। तब यहाँ पर हम देखते हैं माहितो आ जाता है, और तभी नानामी बोलता है कि अच्छा माहितो तू यहाँ है। तभी माहितो बोलता है कि मैं तो यहीं रहूंगा, चल तू अपनी आखिरी विश बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। यानी कि अब माहितो नानामी को खत्म करने वाला है। और तभी हमें यहाँ यूजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि शिबुया स्टेशन के पास ही में था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिप्रेस होता है, क्योंकि सुकुना ने उसकी बॉडी को यूज करके बहुत ही तकलीफ पहुंचाई होती है यूजी को। लेकिन तभी स्टेशन के अंदर में से उसे नानामी की आवाज आती है। जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तभी हम देखते हैं कि माहितो ने नानामी को छू रखा होता है, और तभी नानामी अपने आखिरी समय पे यहाँ पर हाइबारा को याद करता है। हाइबारा तभी उसे सामने दिखता है। तभी हाइबारा बोलता है कि पीछे देखो, पीछे यूजी होता है, जहाँ पर नानामी बोलता है कि यूजी को मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर माहितो यूजी के सामने नानामी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और वैसे ही यूजी अभी यहाँ पर सदमे में था। वो नानामी के मौत को देख करके और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। तभी वो यहाँ माहितो से फाइट करने लग जाता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जब माहितो यूजी को ढूंढने जाता है तब उसने भी 2 हिस्से कर लिए थे। एक हिस्सा यहाँ पर अभी यूजी से फाइट कर रहा है, दूसरा हिस्सा अभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो नोबारा के साथ फाइट करता है। और नोबारा यहाँ समझ जाती है कि माहितो की टेक्निक स्पिरिट से रिलेटिव है, इसीलिए फाइट के दौरान ये पूरा ध्यान रखती है कि माहितो से टच ना करे, वरना यहाँ नोबारा बहुत ही खतरे में पड़ सकती है। और माहितो ये समझ जाता है कि ये लड़की यूजी की फ्रेंड है, तो इसीलिए माहितो इसे मार करके इसे
डेड बॉडी यूजी के सामने ले जाएगा ताकि उसकी दोस्तों की मौत उसकी आंखों के सामने होगी, इसलिए यूजी पूरी तरीके से टूट जाएगा। और यहाँ पर नोबारा अपने टेक्निक की वजह से क्लोन वाले माहितो की बैंड बजा देती है और नोबारा ये समझ जाती है कि ये क्लोन है। तभी हम यूजी के सीन देखते हैं जहाँ पर माहितो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर माहितो की चीथड़े उड़ जाती है। यूजी समझ जाता है कि ये नोबारा की टेक्निक है और नोबारा यहाँ पर माहितो के क्लोन का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम मेरा उखाड़ी क्या लोगे। और नोबारा ये समझ जाती है क्लोन उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो उसे टच करेगा तो भी नोबारा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम रियल माहितो को देखते हैं जहाँ पर यूजी इसका मार के कुत्ता बना देता है, जहाँ पर रियल माहितो अभी ये अपने कंट्रोल में नहीं था, लेकिन यूजी इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और अब ये वाला माहितो थोड़े से कंट्रोल में आता है, जहाँ पर ये वाला माहितो भाग जाता है यहाँ पर नोबारा के सामने से। और जो दूसरा माहितो होता है वो यूजी से बहुत ज्यादा मार खाता है, लेकिन ये वाला माहितो जो अपने कंट्रोल में आता है तब ये भी भागने लग जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं नोबारा इसका पीछा करने लग जाती है क्योंकि नोबारा को इसको खत्म करना था। और यहाँ पर यूजी भी इसका पीछा करने लग जाता है और यूजी भी ये समझ जाता है कि उस वाले क्लोन से ये मर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को हील भी कर पाएगा अच्छे तरीके से। और यूजी ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो जल्द से जल्द माहितो को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि माहितो यहाँ पर अपने दूसरे क्लोन के सामने आ जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूजी सोचता है कि दोनों माहितो आपस में मर्ज हो जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं कि दोनों ही माहितो सामने से क्रॉस हो जाते हैं और तभी यूजी ये देखते हैं कि उस वाले माहितो के पीछे से नोबारा भी आ रही थी। यहाँ पर यूजी ये समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है और यहाँ माहितो तो यूजी का सोल टच नहीं कर सकता था, इसीलिए वो नोबारा का सोल टच कर देता है, जहाँ पर वो नोबारा के सर के पास हाथ रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोबारा यहाँ पर अपने सर के ऊपर हाथ रख कर खड़ी हो जाती है और फिर नोबारा अपने बचपन का एक सीन याद करती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी। तब यहाँ पर हम देखते हैं नोबारा अपने बचपन से लेकर वो सभी चीजों को याद करती है, जहाँ पर वो मेगुमी और यूजी और गोजो को याद करके वो सभी मोमेंट को सोच करके खुश हो जाती है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी थी। तब यहाँ पर वो यूजी को बोलती है, प्लीज इतादोरी सबको ये बता देना कि मैंने अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी है। और यहाँ पर यूजी के सामने नोबारा गिर जाती है और वो अतमरी हालत में यहाँ पर समझ लो कि उसका काम तमाम हो ही चुका है। और भाई यूजी ये सभी चीजों को देख करके और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। एक तो सुकुना ने उसकी बॉडी को इस्तेमाल करके वो सब कर दिया, दूसरा नानामे की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है और यहाँ पर उसके सामने नोबारा भी अब अतमरी हालत में पड़ी है। और यूजी ये देख करके बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और वो रोने ही वाला होता है। वो सोचता है कि ये सब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर माहितो इसका फायदा उठा करके यूजी को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन फाइट बैक नहीं करता यूजी, बल्कि माहितो से मारता ही रहता है। बेसिकली माहितो का यही प्लान था कि वो यूजी के सामने नोबारा को मार दे और वो ऐसा कर भी देता है और यहाँ पर वो यूजी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और तभी यूजी के ऊपर एक और अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर तोदो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके यूजी को वहां से यहाँ ले आता है। और तभी तोजो यूजी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उठने की हालत में नहीं था। तभी तोजो से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर यूजी उठने ही वाला नहीं था, उसका पूरा तरीके से फाइट बैक करने का कोई भी मन नहीं था। और तभी वो तोदो को बोलता है कि नानामी की भी मौत हो चुकी है और नोबारा की भी मौत हो चुकी है और सुकुना ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मार दिया, अब मैं नहीं झेल सकता, ये लड़ाई वड़ाई मुझे नहीं करना। और तभी तोदो बोलता है कि भाई तुम्हें अपने आप को इतना नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जूसू सॉर्सरर हैं और जब तक हम जिंदा है तब तक मरे हुए कॉम्बैट पूरी तरीके से हारे नहीं है, और जब से हम सभी जूसू सॉर्सरर बने तब से हम सभी एक हैं। और कभी कभी हम अपने मरे हुए कॉम्रेड्स के बारे में सोचते हैं और उनका रीजन पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इससे उनका अपमान होता है। तो इसीलिए तुम सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए किसी चीज के ऊपर भरोसा किया। अभी भले से ही तुम्हें वो आंसर ना मिले, लेकिन जब तक तुम्हें वो आंसर नहीं मिल जाता, लेकिन तब तक तुम हार नहीं मान सकते और इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। यही हम सभी जूसू सॉर्सरर का पनिशमेंट भी होता है। और तभी तोदो बोलता है कि अरे मुझे ये सही बात है अपने भाई को बतानी भी पड़ेगी। और तभी तोदो यूजी को संभालता है, समझाता है। तभी वो तोदो माहितो से फाइट करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर यूजी भी उसका मदद करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर तोदो एंड यूजी मिल करके माहितो की बैंड बजाने लग जाते हैं। और तोदो की टेक्निक की वजह से यूजी बार बार अपना लोकेशन चेंज करके माहितो के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारता ही जा रहा था और यहाँ पर माहितो ही परेशान हो जाता है तोदो की इस टेक्निक से अदला बदली वाली। और तभी हम देखते हैं कि माहितो एक बहुत ही बड़ा कस निकाल देता है, जिसकी वजह से तोदो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहितो तोदो के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी तोदो अपनी टेक्निक की वजह से वापस से बच जाता है और फिर ये दोनों साथ में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि तोदो पत्थर के ऊपर अपनी कर्स एनर्जी को डाल देता है और फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, यूजी को बोलता है उसे फेंकने के लिए। और तभी तोदो अपने मन में कहता है तुम इसी लेवल पर सेटिस्फाई हो तो हम कभी भी एक लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम दोनों कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाएंगे। और अब इस कर्स स्पिरिट को ही ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल करना आ गया है और अब बचा कौन पीछे, मैं ही तो बचा और तुम काफी ताकतवर हो गए हो मेरे भाई। और तभी अपने आप को बोलता है हाँ भाई तोदो, क्या तुम अपने आप को फिर से अपने भाई को अकेला छोड़ दोगे। और तोदो ये अपने आप को फॉर्म में ला करके अलग ही लेवल पर चला जाता है और तभी तोदो ये अपना कमाल का अटैक के साथ फाइनली माहितो के पास जा करके एक ब्लैक फ्लैश मार देता है और माहितो की वॉट लगा देता है। लेकिन इस अटैक से माहितो को ज्यादा कुछ तो नहीं होता। वो बोलता है कि अगर मुझे चोट लगानी है तो मेरे सोल को लगाओ तो ही मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। और माहितो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है इस फाइट में, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे कर्सेस को छोड़ देता है और यहाँ पर इतने सारे कर्सेस हो जाते हैं जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। तभी माहितो एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है कि क्या करोगे यूजी अब तुम, यही वो समय है एक दूसरे को कर्स करने का।
फिर तभी हम माहितो के पावर को देखते हैं जो कि इस इलाके में अपने ट्रांसफिगर कीचड़ से पूरी तरीके से फैल जाते हैं और वो तोजो और यूजी के ऊपर भी अटैक करते हैं, जहाँ पर अब तोजो और यूजी मिलकर साथ में काफी अच्छे से माहितो से फाइट करते हैं, जहाँ पर ये लोग बार बार लोकेशन चेंज कर माहितो का बैंड भी बजा रहे थे। लेकिन तभी गलती से यहाँ पर तोदो माहितो को एक सेकंड के लिए सही अपना हाथ माहितो के हाथ से टच कर लेता है, जिसके बाद तोदो की बैंड बच जाती है, उसका हाथ भी जल जाता है और हम देखते हैं कि फाइट कर उसका एक हाथ भी कट जाता है। यहाँ पर अब यूजी बचता है जो सीधा माहितो से फाइट करता है और अब यूजी एंड माहितो की 1v1 फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान यहाँ पर माहितो एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस नई फॉर्म के साथ वो यूजी से फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी हम यूजी को भी देखते हैं कि इससे काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जब यूजी इसके ऊपर पंच करता है तब इसका बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो चुका होता है और इस पंच से माहितो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यूजी समझ जाता है कि माहितो ने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा सख्त बना लिया है, तो इसे हराने के लिए यूजी को पूरे ब्लैक फ्लैश और पूरे मैक्सिमम आउटपुट से इस्तेमाल करना होगा। और माहितो जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो रुक जाता है, क्योंकि इससे पहले जब उसे ब्लैक फ्लैश का अटैक लगा था उस ब्लैक फ्लैश का इम्पैक्ट अभी भी उसके अंदर था और हम ये देखते हैं कि माहितो यहाँ पर थोड़ा सा वीक तो था और तभी इसी वक्त यहाँ पर यूजी एक ब्लैक फ्लैश मारने के लिए माहितो के पास आ जाता है और माहितो इस ब्लैक फ्लैश से बचने के लिए अपने एक साइड के एरिया को पूरी तरीके से सख्त कर लेता है। लेकिन तभी हम यूजी के एक टेक्निक को देख पाते हैं जो बहुत पहले वो यूज करता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक फ्लैश का अटैक माहितो के ऊपर लग जाता है और इस ब्लैक फ्लैश की वजह से माहितो की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोदो भी आ जाता है और ये अटैक को खाने के बाद यहाँ पर माहितो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से तोदो भी आ जाता है, जहाँ पर ये सोचता है कि ये लोग फिर से अदला बदली करेंगे और तभी तोदो बोलता है कि मैं इस कटे हुए हाथ की मदद से भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही तोदो उसे यूज करता है तभी माहितो अपना पीछे देखता है कि पीछे तो कोई आया नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे कोई नहीं होता, लेकिन सामने से यहाँ पर यूजी एक और ब्लैक फ्लैश मार के यहाँ पर माहितो का काम तमाम कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माहितो उस वाले फॉर्म से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और यहाँ माहितो तुरंत ही अपने ट्रांसफिगर ह्यूमन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफिगर ह्यूमन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे और अब यहाँ पर माहितो के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। जिसके बाद यहाँ यूजी बोलता है कि मैं अब तुझे जान से मारने वाला हूँ और भाई यूजी यहाँ पर इसे ऐसी धमकियां देता है जहाँ पर वो बोलता है कि तुम अगर 100 साल बाद भी कस बन करके आओगे मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ करके मारूंगा। और तभी इतना सुनते ही माहितो यहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है, लेकिन वो भागने की भी हालत में नहीं था, यहाँ पर वो गिर जाता है। लेकिन तभी यूजी उसे एक पंच मार देता है जहाँ पर वो दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है भाई वहाँ पर केंजाकू होता है और तभी केंजाकू माहितो को बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और तभी हमें चोजो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाइयों बैठे होते हैं, जहाँ पर यूजी भी उसका भाई होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ भाई, और ये फ्लैशबैक उसके मन में चल रहे होते हैं, वो रो भी रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चोजो यहाँ से उड़ जाता है, वो बोलता है क्या आखिरकार यूजी इतना दूरी तुम हो कौन हो तुम और मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ हमें केंजाको सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माहितो को बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। और तभी यूजी देखते है कि माहितो के पास कोई खड़ा दौड़ करके वहाँ पर आता है, तभी वो देखता है कि इसी ने गोजो को प्रिजन रेल में कैद किया है, जहाँ पर वो बोलता है कि गोजो को वापस लाओ। और तभी केंजाको बोलता है कि क्या, और तभी केंजाको यहाँ पर अपने कस स्पिरिट को निकाल लेता है जहाँ पर वो यूजी के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूजी उस कस स्पिरिट का जो पावर होता है उसके अंदर वो फंस जाता है। और तभी हम माहितो को देखते हैं जो केंजाको के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी केंजाको यहाँ पर माहितो को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसको एक बॉल में कन्वर्ट करके उससे खा जाता है। और तभी केंजाको देखता है कि ऊपर निशिमिया होती है, तभी उसे सिग्नल मिल जाता है। तभी यहाँ पर वो बहुत सारे तीर को लॉन्च कर देता है केंजाको के ऊपर जिसमें कस स्पीड वाली पावर होती है। तभी केंजाको इसके अटैक से बच जाता है। तभी हम मीवा को देखते हैं जो कि अपने न्यू साइड स्टाइल जुजुत्सु से केंजाको के ऊपर अटैक कर देती है और केंजाको उसके अटैक को रोक देता है और साथ ही साथ उसके तलवार को भी तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि केंजाको अपने उजुमाकी का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर काफी बड़ा एक्सपोजर भी होता है। तभी मीवा को बचाने के लिए कुसाकाबे ओटाहिमे निशिमिया तीनों के तीनों ही आ जाते हैं और वहीं यूजी के पास पांडा और नोइतिसो आ जाते हैं। और तभी पांडा बोलता है कि अच्छा जो तुम वापस से यूजी बन गए। और तभी नोइतिसो कहता है कि यही गेतो है ना, इसी के पास प्रिज्म रेल है ना। यहाँ पर पांडा बोलता है कि बाहर से तो गेतो लग रहा है, पता नहीं अंदर से कौन है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चोजो भी आ जाता है जो कि यहीं बगल में ही था। और तभी हमें चोजो ये बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, एक तो मॉम थी, दूसरा कर्स स्पिरिट था जिसने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट किया और एक आदमी था जिसने उसकी मॉम की जिंदगी के साथ खेल कर दिया था और ये और कोई नहीं बल्कि कामो मोरितिसो था। और तभी केंजाको बोलता है कि ओ अच्छा तुम समझ गए। और तभी ओटाही में बोलते हैं कि ये पूरी हिस्ट्री का सबसे खराब सॉर्सरर है। और तभी केंजाको बोलता है कि ओ अच्छा तुम लोग मुझे पहचान गए। और तभी चोजो गुस्से में आकर के ये बोलता है कि तुमने मेरे यहाँ तो मेरे ही भाई को खून कराने की कोशिश कर दी और अब मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो केंजाको से लड़ने जाता है, लेकिन तभी बीच में ओराही में आ जाती है और तभी ओराही में कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और तभी चोजो बोलता है कि हट जा मेरे रास्ते से, मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। और वो ये भी बोलता है कि मैं अब यूजी का बड़ा भाई हूँ तो मैं उसकी अब रक्षा करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि चोजो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से ओराही के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद ओराही का हाथ छिला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओराही में चोजो की काफी खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि चोजो केंजाको के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन केंजाको अपने शिकिगामी की वजह से इसके अटैक सारे अटैक से बच जाता है। वो बोलता है कि इतनी कोशिश करने की कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे छू नहीं पाओगे। और तभी चोजो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। और तभी पांडा यहाँ पर यूजी से पूछता है कि
अरे यार तुम थोड़ा मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारा सच में छोटा भाई है क्या? तब यूजी बोलता है कि अरे नहीं, ये मेरा कोई छोटा वोटा भाई नहीं, बल्कि ये तो मुझे थोड़ी देर पहले मारना चाहता था। और तो पांडा बोलता है कि अरे यार यूजी, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर है, सब तुम्हें छोटे भाई बना लेते और तोदो भी तुम्हें अपना भाई मानता है। और तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट करने की तैयार करते हैं और वो सभी सोचते हैं कि वो किंजाकू को फंसा करके उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और जैसे ये लोग अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और तभी हम देखते हैं कि ओराओमे अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सभी को जमा देती है। और हम ये भी देखते हैं कि चोजो के अटैक की वजह से ओराओमे के हाथ में छेद भी हो जाता है, लेकिन ओराओमे से रिवर्स कट टेक्निक से उसे हील कर लेती है। कुसाकाई बोलता है कि अरे ये कौन सी टेक्निक है, मुझे तो घर जाना है। और तभी चोजो बोलता है कि ये बर्फ मुझे रोक नहीं सकती। और तभी चोजो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बर्फ को पिघलाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ओराओमे आ जाती है इसे खत्म करने के लिए। और तभी यहाँ पर यूजी आ जाता है जो कि चोजो को बचा लेता है। तभी यूजी बोलता है कि मेरी बॉडी ज्यादा जमी नहीं थी, इसलिए मैं उसे तोड़ करके यहाँ आ गया। और तभी यूजी सोचता है कि शायद इस औरत का कोई सुकुना के साथ कोई रिलेशन वगैरह है। और तभी यहाँ आते के साथ वो चोजो को बचा लेता है। तभी चोजो बोलता है कि यूजी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से कुछ कर पाते, तभी ओराओमे फिर से इन सभी लोगों को जमा देती है। और तभी इसी वक्त यहाँ पर हमें कैरेक्टर की एंट्री को देख पाते हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि हे गेतो, क्या आप तुम मेरे वो सवाल का जवाब दोगे? तो जल्दी ये बताओ तुम्हें किस तरीके की औरतें पसंद है? और तभी किंजाकू बोलता है कि यूकी सुकुमो। और फाइनली यहाँ पर यूकी आ चुकी होती है जो कि काफी खतरनाक सॉर्सरर है। और तभी हम यूकी एंड केंजाकू की बहुत ही लंबी कॉन्वर्जेशन देख पाते हैं। और तभी यहाँ केंजाकू कहता है कि मेरा मकसद यही कि मुझे एक बहुत ही बड़ी तबाही मचानी है जिसे मैं भी ना रोक पाऊँ, और अब मेरे पास अब ऐसी पावर है जिससे कि मैं यह काम को कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर यूकी यूजी से पूछती है कि महितो का क्या हुआ? तभी यूजी बताता है कि महितो को तो केंजाकू ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी यहाँ पर केंजाकू एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ी चीज फैल जाती है, और ये चीज मुमकिन हो पाई है महितो को एब्जॉर्ब करने के बाद। यहाँ पर केंजाकू बोलता है यूजी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से महितो तुमसे फाइट करके स्ट्रॉन्ग बना, और ये चीज करने में मुझे अभी बहुत ही आसानी हो रही है। और तभी यूकी यहाँ पर आसमान के पैटर्न को देखकर यहाँ पर केंजाकू से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो जो तुमने इस टेक्निक को यूज किया है? और तभी हमें यहाँ पर केंजाकू बताता है, मैंने 2 तरीके के नॉन सोशल इंसानों को पहले ही मार्क कर दिया है और मैंने ये टेक्निक उन्हीं के ऊपर यूज करी है। और तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मेगुमी की बहन के सर में वही ये पैटर्न बना हुआ था। और तभी केंजाकू बताता है कि जिन लोगों ने कस ऑब्जेक्ट को खाया है मैंने उनके ऊपर से सील हटा दी है। जब मैं उन्हीं लोगों को मार्क कर रहा था उन्हीं लोगों में से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि केंजाकू के कस एनर्जी की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। पर लेकिन ये जो टेक्निक मैंने अभी ओपन करी है जिसकी वजह से उन लोगों को अभी होश आ गया होगा। तभी हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर मेगुमी की बहन की आंख खुल जाती है। और तभी आगे गेतो बोलता है कि वो लोग कस एनर्जी को अच्छे से समझ पाए, इसीलिए मैं उन सभी लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने कुछ लोगों एंड बच्चों एंड कस स्पीड को खुद ही सेट किया है, और तुम लोग ये सब ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इतादोरी की तरह हजारों लोगों को यहाँ पर खोल दिया है, यानी कि यूजी के अंदर में जैसा सुकुना जैसा राक्षस है उन सभी लोगों को यहाँ पर केंजाकू ने आजाद कर दिया है। और तभी हम आगे देखते हैं कि जमीन में से बहुत सारे कसेस बाहर निकलने लग जाते हैं और यहाँ पर चारों ही तरफ बहुत सारे कसेस फैल जाते हैं। और तभी यहाँ पर केंजाकू प्रिज्म रेल को हाथ में लेकर के बोलता है यूजी इतादोरी गुड बाय। जैसे यूजी उसके हाथ में प्रिज्म रेल को देखता है तभी वो गोजो का नाम चिल्लाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी गेतो मन ही मन में सोचता है सुकुना तुम यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करोगे, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और एक बार फिर से गोल्डन एरा शुरू होने वाला है और अब हैरान पीरियड वापस आने वाला है। और अब ऐसा बोलकर केंजाकू यहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शिबुया की जो खबर है पूरे जापान में फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जो कस स्पीड होती है वो सभी लोगों को यहाँ पर मारने लग जाते हैं। और तभी हम एक छोटी लड़की का सीन देखते हैं जो कि एक खाली स्टोर में खाना ढूंढ कर खाने लग जाती है। और तभी वही लड़की एक कस स्पीड को देखती है जहाँ पर वो कस स्पीड ये लड़की को बुलाती है सामने। और जैसे ही वो लड़की उठ करके कस स्पीड के पास आगे बढ़ती है और तभी हम देखते हैं कि ये कस स्पीड उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी कस स्पीड के ऊपर अटैक कर देता है, और ये और कहीं नहीं बल्कि यूता ओकोसु होता है। बल्कि यहाँ पर ये काफी खतरनाक धमाकेदार एंट्री मार चुका है। और अब यूता उस कस स्पीड के ऊपर कूद करके अपनी तलवार से उस कस स्पीड को खत्म कर देता है, और इसके बाद यूता उस लड़की को कस स्पीड से बचा लेता है। और तभी यूता उस बच्ची को देख करके ये समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही दूर से आई है। तभी यूता उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं बहुत दूर से आई, जिसपे वो सर हिला देती है। और तभी हम देखते हैं कि यूता के पीछे वही कस स्पीड आ जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रिका उसका काम तमाम कर देती है, और वो लड़की भी कस स्पीड को देख पा रही थी। लेकिन तभी यूता बोलता है कि नहीं, उस पर ध्यान मत दो। और तभी यूता बोलता है कि रिका को तुम अपना काम करो। और अब हम यूकी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं टाइम बचा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे तेंगन सामा से मिलना ही होगा। और इसके बाद हम यूता पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर वो एक जगह में होता है जहाँ पर हायर अप्स यूता को बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो अपना। लेकिन यहाँ पर यूता बोलता है कि सीधी सीधी बात बोलो, मैं तो वैसे भी आपका रूल फॉलो करता हूँ। और तभी हायर अप्स ये बोलते हैं कि तुम इतादोरी यूजी को मारोगे। और तभी यूता बोलता है कि ठीक है मैं यूजी को मारूंगा, क्योंकि उसके वजह से मेरे 2 शिनोमाकी का भी हाथ खत्म हो चुका है। और वो ये बोलता है कि भले से वो गोजो को
का स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। और तभी सीन के आखिरी में हम इतादोरी यूजी को देखते हैं और यूजी यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और जैसे ही इतादोरी ताली बजाता है उसके पीछे दो बड़े बड़े से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। अब इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 पूरी तरीके से एंड हो जाता है। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और न्यू एनिमे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।